तो कैसे हैं आप सब बच्चे? वेलकम टू दी एडोटिक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ पिनेकल इंस्टीट्यूट. माय नेम इज साहिल जैन एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ए न्यू चैप्टर जिसका नाम है एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में समझेंगे, उनको क्लासीफाई किस बेसिस पे करते हैं, किस तरह से क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या एनिमल्स आते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. अगर हम बच्चे बात करें, सबसे पहली बात आती है बेसिकली व्हाट इज अ एनिमल. व्हाट आर दी कैरेक्टर्स ऑफ एन एनिमल. किस तरह से हम एक एनिमल को डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो एनिमल को डिस्क्राइब करने के लिए याद रखना सबसे पहला कैरेक्टर है दैट दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. दे लैक सेल wall which is absent. They have heterotrophic mode of nutrition. इसके साथ साथ बच्चे हम देखेंगे कि जो कोई भी एनिमल है वो मल्टी सेलुलर तो है ही है, साथ ही साथ उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है, हेट्रोट्रॉफिक है. हम साथ साथ देखते हैं दैट दीज एनिमल आर यूकैरियोटिक एंड दे हैव होलिस्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये सारी प्रॉपर्टीज रहती हैं. अगर हम बात करें इस कैटेगरी में आने वाले बहुत सारे हमारे पास एनिमल्स होंगे, एक आधा एनिमल तो होगा नहीं. ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो मल्टीसेलुलर भी हैं, सेल वॉल एब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक है इन नेचर, और उनके पास अगर हम बात करें हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. अब इन टाइप के जो एनिमल्स हैं इनको हमें स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्लासीफाई. ठीक है, एक चीज याद रखनी है, यहां पर एक टर्म आती है मेटाजोआ. क्या टर्म आती है? मेटाजोआ. मेटाजोआ आर बेसिकली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे पास क्या है? मेटाजोआ. मेटाजोआ में अगर डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है बट वो सेलुलर एग्रीगेट की फॉर्म में है, तब हम उसको बोल देते हैं पैराजोआ. लेकिन अगर यही डिवीजन ऑफ लेबर जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम, देन वी कॉल इट एज यूमेटाजोआ. देन वी कॉल इट एज यूमेटाजोआ. ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी क्लासिफिकेशन है. अब इस एनिमल किंगडम के अंदर जब हमने ये क्लासिफिकेशन की बात की तो क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास काफी सारी चीजें आई. क्या क्या वो बेसिस हैं क्लासिफिकेशन के? लेट्स सी. बच्चे सबसे पहला जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, किंगडम एनिमेलिया जो है, किंगडम एनिमेलिया जो है, इस किंगडम एनिमेलिया के लिए जो सबसे पहला बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मतलब क्या ऑर्गेनिज्म के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है? क्या ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल से मिलाकर टिश्यू बना रहा है, टिश्यू से ऑर्गन बना रहा है, या ऑर्गन सिस्टम बना पा रहा है या नहीं? सबसे पहला बेसिस है. इसको हम सेलुलर अरेंजमेंट भी बोल देते हैं. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारे पास जो दूसरी चीज आती है वो आती है सिमिट्री. सिमिट्री का क्या मतलब है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म में मान लेते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट भी है, तो क्या उसकी बॉडी के अंदर कोई भी सिमिट्रिकल पैटर्न मिल रहा है? तो वो आ जाता है सेकंड इज सिमिट्री. ठीक है, सिमिट्री जब हम देखते हैं बच्चे तो सिमिट्री के बाद हमारे पास जो इसमें चीज आ जाती है वो आ जाती है सीलोम. कि क्या बॉडी के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट है या नहीं, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है या नहीं, राइट. प्लस एक चीज आ जाती है जिसको हम बोल देते हैं जर्म लेयर, और इसी जर्म लेयर के अंदर ऐसे ग्रुप्स आ जाते हैं जिसमें ग्रुप आ जाते हैं फाइलम्स. ठीक है,
अब अगर हम बच्चे किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखें तो उसके अंदर या तो वो सिर्फ सेलुलर लेवल पे हो सकता है, या सेलुलर से बढ़कर वो टिश्यू पे आ सकता है, या ऑर्गन पे, या ऑर्गन सिस्टम पे। तो यही 4 टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन सिस्टम इनमें से सबसे एडवांस टाइप है, जिसके अंदर हम क्या देखेंगे कि डिवीजन ऑफ लेबर सबसे ज्यादा है, और इसी में जो हमारा सेलुलर लेवल है उसके अंदर टिश्यू भी एब्सेंट है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर बहुत कम है। और ये हमें सेलुलर लेवल वाला ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिमेट्री भी एब्सेंट है, सीलोम भी एब्सेंट है, जर्म लेयर भी एसच नहीं है, ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म आ जाता है पॉरीफेरा। तो अगर आपसे स्टेटमेंट पूछी जाए डू ऑल एनिमल्स हैव टिश्यू इन देम, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। ऑल एनिमल्स डू नॉट पोजेस टिश्यू बट ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर। ये बात क्लियर? टिश्यू पे अगर हम बच्चे देखेंगे तो ध्यान से देखना, जो टिश्यू है ये हमें देखने को मिलता है उन ऑर्गेनिजम्स में जिनमें सिमेट्री हमें देखने को मिलती है रेडियल। क्या होती है रेडियल सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर हम एक ऑर्गेनिज्म को एक ही एक्सिस से अलग अलग प्लेन से कट कर पा रहे हैं। एक्सिस क्या है? इट इज अ इमेजिनरी लाइन विच इज प्रेजेंट अक्रॉस द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। बॉडी के सेंटर में से पास करने वाली एक इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोल रहे हैं? एक्सिस। और इस एक्सिस से कोई भी अगर शीट 2D सरफेस डिवाइड कर रहा है और डिवाइड करके इक्वल हाफ्स कर पा रहा है तो उसको बोलते हैं प्लेन। एग्जांपल समझो, मान लो आप अपने दोस्त के साथ बर्गर खाने गए और बर्गर खाने के लिए आपके पास बहुत कम पैसे हैं कि आप एक ही बर्गर अफोर्ड कर पा रहे हैं। ठीक है, होता है ना ऐसा? तो क्या करोगे आप? मान लो आपकी पॉकेट मनी इतनी थी कि आपके पास ज्यादा पैसे नहीं, आप 2 बर्गर नहीं खरीद पाए, तो आपने बोला एक बर्गर खरीदते हैं, हाफ हाफ करके खाएंगे। तो जब उसने बर्गर बनाया तो बर्गर बनाते वक्त उस बर्गर के स्टैक को सेंटर लाइन करने के लिए एक टूथपिक यूज की। टूथपिक जो उसके सेंटर में से जा रही है बर्गर के बन में से, वो क्या है? उसका एक्सिस। अब उस टूथपिक के क्रॉस उसको हाफ कट करना है कि दोनों पार्टनर, आप और आपके दोस्त, दोनों को हाफ हाफ बर्गर मिल पाए। तो आपने उसको कट करने के लिए जो नाइफ यूज किया और नाइफ से उसको इक्वल हाफ्स में कट किया, वो नाइफ आपका क्या बन रहा है वहां पर? प्लेन। सिमिलरली एक बॉडी जो है वो सिमेट्रिकली तब हम मानेंगे जब उसमें प्लेन होगा, और अगर एक एक्सिस के अलोंग एक से ज्यादा प्लेन है, 1 2 3 3-4 प्लेन है, तो वो क्या है? रेडियल। बट अगर एक एक्सिस के अलोंग सिर्फ एक ही प्लेन है और राइट और लेफ्ट डिवीजन नहीं हो पा रही है, तो वो क्या है? बायलेटरल। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ना एक्सिस है ना प्लेन, तो वो है एसिमेट्रिकल। क्या ये बात क्लियर है? अब रेडियल और बायलेटरल में फर्क समझो। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पे रह रहा है और अपनी जगह से ना इधर जा पा रहा है ना हिल पा रहा है, यानी लोकोमोशन है ही नहीं, या उसकी जो मूवमेंट है वो किसी तरफ नहीं है, तो उसमें क्या होगा? उस ऑर्गेनिज्म को अपनी 360 डिग्री के अंदर पूरी बॉडी के आसपास रीच कैसी चाहिए? सेम। और अगर सेम रीच चाहिए तो उसकी बॉडी के अंदर हम क्या देखेंगे? सिमेट्री कैसी हो जाएगी? रेडियल। कि उसको किसी भी प्लेन से कट करो उसके इक्वल हाफ्स आ रहे होंगे, तो उसमें सिमेट्री कैसे मिलेगी? रेडियल। पर दूसरी तरफ अगर कोई ऑर्गेनिज्म चल सकता है तो उसको एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड का आइडिया चाहिए, यानी एक फॉरवर्ड साइड जिसके अंदर सारी सेंस ऑर्गन्स हों ब्रेन के साथ, जिसको हम बोलते हैं सिविलाइजेशन, वो होनी चाहिए, और एक बैकवर्ड साइड जिस साइड को उसको मूव नहीं करना, जिससे वो दूर भाग रहा है। 2 साइड होंगी। जब भी आप सिविलाइजेशन कर रहे हो यानी हेड को एंटीरियरली बना रहे हो सेंस ऑर्गन्स के साथ, तो उसमें आप एक चीज क्या देखोगे कि इसी पॉइंट के ऊपर आपकी बॉडी एक ही प्लेन से 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक होगा राइट पार्ट, एक होगा लेफ्ट पार्ट। जैसे हमारी आईज है आगे आ गई, नोज है आगे आ गई, माउथ है आगे आ गया, कान है आगे वाली तरफ आगे, तो ये सारे हेड के साथ आगे की तरफ आए। इस फिनोमिना को क्या बोला? सिविलाइजेशन। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एंटीरियर हेड विद द सीएनएस एंड सेंस ऑर्गन्स। सिविलाइजेशन। अब ये सिविलाइजेशन होती क्या हुआ? आंखें जो हैं उन्होंने इस टाइप की पोजीशनिंग ले ली कि सिर्फ आगे से डिवाइड करने पे ये इक्वल हाफ्स में आएंगी। अगर हम बॉडी को इस तरह से डिवाइड करना चाहें साइड वाइज, तो ये इक्वल हाफ नहीं बनाएगा। हेड में पीछे आंखें नहीं है पर आगे आंखें प्रेजेंट हैं, तो आप सिर्फ बॉडी को इसी पार्ट से डिवाइड कर पा रहे हो। तो इस टाइप की डिवीजन हमें देखने को मिलती है बायलेटरल में। और बायलेटरल में ऐसा क्यों है? बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट बॉडी मूव कर पाएगी, बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए
खाना, शेल्टर, ये सब सर्च कर पाएगी। पर अगर बॉडी मूव नहीं कर पा रही तो उसमें प्रोबेबली अगर सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो कैसी होगी? रेडियल। कैसी सिमेट्री होगी? रेडियल। रेडियल सिमेट्री के अंदर भी हम बच्चे क्या देखते हैं कि सीलोम एब्सेंट है और जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, पर ये दो ही जर्म लेयर होती है, तो इसको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और ये हमारे पास आ जाता है जैसे कि सिलेंट्रेटा, जिसको हम नाइडेरिया भी बोल देते हैं, और दूसरा आ जाता है टीनोफोरा, जिसको हम माइनर फाइलम बोलते हैं। माइनर फाइलम मतलब जिसके अंदर बहुत कम स्पीशीज प्रेजेंट हैं। मेजर फाइलम वो होते हैं जिनमें ज्यादा स्पीशीज हो। एनिमल किंगडम के अंदर टोटल फाइलम 35 हैं, जिसमें से हम देखते हैं 9 मेजर फाइलम और बाकी माइनर। हम जो सिलेबस पढ़ रहे हैं उसमें 9 मेजर फाइलम है और 2 माइनर फाइलम है। पहला है टीनोफोरा। बात क्लियर? फिर हमारे पास अगला आ जाता है ऑर्गन सिस्टम। अगर हम बच्चे ऑर्गन सिस्टम की बात करें, ऑर्गन सिस्टम से पहले एक ऑर्गन भी आएगा। ऑर्गन में हम देखते हैं कि बायलेटरल सिमेट्री आ जाती है। बायलेटरल सिमेट्री आने के बावजूद सीलोम नहीं आता, पर जो हमारी जर्म लेयर है अब वो हो जाती हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों आ चुकी हैं। और ये हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस, फ्लैट वॉर्म्स। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर सबसे पहले ऑर्गन आता है। ऑर्गन सबसे पहले किसमें आया? प्लेटीहेल्मिन्थेस। बायलेटरल सिमेट्री सबसे पहले किसमें आई? प्लेटीहेल्मिन्थेस। और ट्रिप्लोब्लास्टिक तीनों जर्म लेयर भी किसमें आई सबसे पहले? प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है। इन सब के बाद बच्चे हमारे पास आ जाता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम वाले ऑर्गेनिजम्स में भी सिमेट्री कैसी होगी? बायलेटरल। कैसी होगी? बायलेटरल। सीलोम इनमें क्या होगा? या तो इनमें बच्चे हम देखेंगे कि जो सीलोम है वो हमारे पास सूडो फॉर्म में है या ट्रू फॉर्म में है। सीलोम होता क्या है? सीलोम होती है बच्चे एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो गट और बॉडी वॉल दोनों के बीच में है। गट और बॉडी वॉल के बीच में जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है उसको हम क्या बोल रहे हैं? सीलोम। ये सीलोम तब बोली जाएगी जब गट और बॉडी वॉल दोनों के ऊपर कवरिंग क्या हो? मेसोडर्म। तो समझो, ये मान लो बॉडी वॉल है, ये मान लो गट है। अगर इन दोनों की लाइनिंग जो है वो मेसोडर्म से लाइंड है, दोनों की लाइनिंग जो है वो मेसोडर्म से लाइंड है और बीच में फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? सीलोम। तो हम इसको क्या बोलेंगे? सीलोम। सो दिस इज दी सीलोम, दिस इज दी सीलोम। बट अगर यहां पर मेसोडर्मल लाइनिंग दोनों तरफ नहीं प्रेजेंट, सिर्फ एक ही तरफ प्रेजेंट है या पाउचेस में है, तब हम इस टाइप की फ्लूइड फिल्ड कैविटी को बोलते हैं सूडोसीलोम। सूडोसीलोम का मतलब फॉल्स सीलोम, फॉल्स सीलोम। बात क्लियर है? अब ये सारी चीज हमारे पास है। अब ध्यान से देखना आगे। सीलोम हमने समझ लिया। सीलोम समझने के बाद हमारे पास आ जाती है जर्म लेयर। जर्म लेयर यहां पर भी दोनों की तरफ क्या होगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक। दोनों की तरफ क्या होगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक। सूडोसीलोम वाला हमारे पास ऑर्गेनिज्म होता है एस्के हेल्मिन्थेस। कौन सा होता है? एस्के हेल्मिन्थेस। ट्रू सीलोम वाला ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलेटरल सिमेट्री के साथ ऑर्गन सिस्टम के साथ ऑर्गेनिज्म जो आते हैं उनमें हमारे पास आ जाता है सबसे पहले एनेलिडा। एनेलिडा के बाद हमारे पास आ जाता है मोलस्का। मोलस्का के बाद आ जाता है आर्थ्रोपोडा। फिर आ जाता है एकाइनोडर्मेटा। फिर आ जाता है हेमिकॉर्डेटा और लास्ट आ जाता है कॉर्डेटा। ठीक है, ये सारे आ जाते हैं। इनमें एक चीज खास क्या है? वो है एकाइनोडर्मेटा। क्या खास है एकाइनोडर्मेटा के बारे में? एकाइनोडर्मेटा की खास बात क्या है कि जो इसका लार्वा है वो बायलेटरल है, बट जो इसका एडल्ट है वो रेडियल है। पेंटा रेडियल बोल देते हैं, रेडियल है। मतलब स्टार्टिंग में जो लार्वा है वो बहुत अच्छा से मोटाइल स्ट्रक्चर, सेंस ऑर्गन्स वाला स्ट्रक्चर है, पर
जैसे जैसे वो डेवलप करता है, डेवलपमेंट करते करते वो अपने आप को रेडियल सिमेट्री के साथ कम सेंस ऑर्गन्स वाला ऑर्गेनिज्म बना लेता है। इस टाइप की जो डेवलपमेंट होती है ना, जब लार्वा एडवांस हो और एडल्ट कम एडवांस हो, तब हम इस टाइप की डेवलपमेंट को बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, पर ये कैसी है, रेट्रोग्रेसिव। लेकिन जब लार्वा एडवांस होने की बजाय प्रिमिटिव हो और एडल्ट एडवांस हो, तब हम इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। प्रिमिटिव से प्रोग्रेस करके आपने बनाया एडवांस, तो प्रोग्रेसिव। एडवांस से आपने प्रिमिटिव बनाया बाय डिक्रीजिंग योरसेल्फ, रेट्रोग्रेडिंग योरसेल्फ, तो दैट इज रेट्रोग्रेसिव। बात क्लियर है? तो ये दोनों बातें क्लियर है। अब इन दोनों के बाद हमारे पास आ जाता है आगे कुछ फैक्चुअल बातें। फर्स्ट टाइम टिश्यू किस में आया? तो फर्स्ट टाइम टिश्यू आया सिलेंट्रेटा, ऑल्सो कॉल्ड एज नाइडेरिया। फर्स्ट टाइम ऑर्गन किस में आया? प्लेटीहेलमिन्थिस। ऑर्गन के अलावा और क्या आया इसके पास? बायलेटरल सिमेट्री। और क्या आया? ट्रिप्लोब्लास्टिक स्ट्रक्चर। यही आया था। इसके अलावा बच्चे हम क्या देखते हैं कि जो सूडोसीलोम है वो किस में प्रेजेंट है? सूडोसीलोम हमारे पास प्रेजेंट है इन केस ऑफ एसके हेलमिन्थिस, राइट। इसके अलावा पॉरीफेरा एक ऐसा टिश्यू है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जिसके अंदर टिश्यू तक क्या है? एब्सेंट। तो सभी एनिमल्स में टिश्यू नहीं होता। इसके अलावा क्या खास बात है? इसके अलावा खास बात है नोटोकोड। क्या होती है ये नोटोकोड? तो बच्चे याद रखना, ये नोटोकोड क्या है? नोटोकोड बेसिकली एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है विच इज प्रेजेंट एज दी बैक साइड ऑफ द बोन, डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी। और ये जो डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी में नोटोकोड इलास्टिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने को, बॉडी को, स्ट्रक्चर को स्टेबल करने में हेल्प करता है। और ये नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन chordates. Thus, all other phylums are called non chordates. इसीलिए हम बाकी सारे फाइलम्स को क्या बोल देते हैं? नॉन कॉर्डेट। ये बात क्लियर है। अब एक और चीज क्या याद रखो, एक फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। क्या होता है ये मेटामेरिज्म? तो बच्चे मेटामेरिज्म होता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन की प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटामेरिज्म, सेगमेंट को बोलते हैं मेटामियर, सेगमेंटेशन की प्रॉपर्टी को बोल देते हैं मेटामराइजेशन। सेगमेंटेशन जो होती है वो बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करती है, और ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकती है। मेटामेरिज्म इज शोन बाय एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेट्स, इन्हीं से शो की जाती है। बाकी सभी जो हैं वो इस प्रोसेस को, इस चीज को शो नहीं करते। ये बात क्लियर है? मेटामेरिज्म आपको इंपॉर्टेंट है, नोटोकोड आपको पता होनी चाहिए, नॉन कॉर्डेट्स क्या है वो पता होने चाहिए, ये सब पता होना चाहिए। माइनर फाइलम हमारे पास दो हैं। एक माइनर फाइलम है जिसका नाम है हमारे पास टीनोफोरा, और जो दूसरा है उसका नाम है हेमीकॉर्डेटा। क्योंकि इन दोनों के अंदर बहुत कम कम स्पीशीज हैं, 150-150 स्पीशीज के करीब रहती हैं, इसीलिए इन दोनों को माइनर फाइलम बोलते हैं। बाकी सारे जो आप फाइलम पढ़ रहे हो वो सारे मेजर फाइलम है जिसमें थाउजेंड ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है। बात क्लियर है? अब हमने बच्चे इसके अंदर आगे पढ़ना स्टार्ट करना है। अब हम इसके अंदर कंपैरेटिव पढ़ना स्टार्ट करेंगे।
तो सबसे पहले बच्चे हम कंपैरेटिव में देखते हैं। सबसे पहले 5 फाइलम पॉरीफेरा, नाइडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथेस, एस्केहेलमिंथेस। क्या कॉमन नेम है? पॉरीफेरा मींस पोर बियरर। पोर बियर का मतलब ऐसा एनिमल जिसके अंदर क्या हो, पोर्स प्रेजेंट हो। तो इसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं, इसकी खास बात। नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा, जिसको हम निटल बियरिंग भी बोल देते हैं, इस नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा के अंदर दो खास बातें हैं। एक तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, यानी इसकी बॉडी के अंदर एक ऐसी कैविटी है जिसमें से फूड एंटर भी करेगा, फूड एग्जिट भी करेगा, और इसी में जो फ्लूइड आ रहा है उसी से वेस्कुलर एक्टिविटी यानी कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स वगैरह भी हो रहा होगा। प्लस सिलेंट्रेन का यही मतलब है, सिलेंट्रोन इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का नाम होता है, जिससे सिलेंट्रेटा नाम आया। सिलेंट्रोन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, सिलेंट्रेटा ऑर्गेनिज्म विद गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। नाइडेरिया नाम होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल सेल विच आर कॉल्ड नाइडोब्लास्ट। ठीक है। टिनोफोरा नाम है कॉम बियरर। टिनोफोरा मींस जिसके अंदर क्या हो, कॉम प्लेट्स। बच्चे लार्जेस्ट एनिमल्स का ग्रुप है जो सीलिया से मूव कर रहा है। जो किसकी हेल्प से मूव कर रहा है? सीलिया की हेल्प से। इसकी बॉडी के आसपास ना जैसे कॉम्स होते हैं ना, कॉम देखते हो, कॉम घर पे कंगी जिसे कंगी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक स्टैंड होता है और उसके साथ बहुत छोटे छोटे ब्रिसल्स होते हैं, राइट। सिमिलरली इसकी बॉडी के ऊपर भी ऐसे लाइंस हैं और उस लाइन से बहुत सारे ब्रिसल्स बाहर आ रहे हैं जैसे कंघी के होते हैं, तो इसीलिए इसको कॉम प्लेट्स बोल देते हैं। वो जो प्लेट है जो उसको होल्ड कर रही है, उस प्लेट से सीलिया बाहर आ रहे हैं और ये क्या है, कॉम प्लेट। तो ऐसी 8 कॉम प्लेट्स हमें देखने को मिलती है एक ऑर्गेनिज्म में। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, हेलमिंथी का मतलब होता है वॉर्म। तो ये फ्लैट वॉर्म्स हैं यानी चपटे हैं, चपटे हैं। चपटे का मतलब डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन है, डॉर्सोवेंट्रली क्या है, फ्लैटन है। और एस का मतलब होता है राउंड, हेलमेंथिस का मतलब होता है वॉर्म। तो ये गोल है, राउंड वॉर्म है। बात क्लियर? तो ये सारे इनके नाम है। अब इन सभी के अंदर हमने इनके पॉइंट्स डिस्कस करने हैं क्लासिफिकेशन के और साथ ही साथ इनके फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स के, एग्जांपल्स के। सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स। एक चीज याद रखनी है कि हैबिट और हैबिटेट होता है कि एक ऑर्गेनिज्म कैसा बिहेव कर रहा है, प्लस उसकी हैबिटेट, उसकी लोकेशन क्या है। ये दोनों के दोनों चीजें एक ऑर्गेनिज्म में जब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे डिस्कस करते हैं, ये याद रखना। दूसरी बात, इन दोनों को ही हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं मान सकते। क्यों? क्या आप ये मानते हो कि हम ऑर्गेनिज्म को इस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं कि वो पानी में रह रहा है या लैंड के ऊपर? अगर आपको लग रहा है तो आप गलत हो। कैसे? मैमल्स हैं एक ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप, और इस ऑर्गेनिज्म के मेंबर्स पानी में भी रहते हैं जैसे वेल, डॉल्फिन, सील्स, और इसके बहुत सारे मेंबर्स लैंड के ऊपर भी रहते हैं, और इसके कुछ मेंबर्स हवा में, एरियल भी हैं, राइट। पर हम इन सभी को एक ही ग्रुप में रख रहे हैं क्योंकि इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हैबिटेट नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है? हैबिटेट इज नेवर द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, बट ऑल द अदर फैक्टर्स कुड बी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या ये बात क्लियर है? अब हमने बच्चे आगे देखो, हैबिटेट में पॉरीफेरा की देखते हैं कि ऑल एक्वेटिक, सारे एनिमल्स कैसे हैं? एक्वेटिक। आइदर दे आर मरीन, आइदर दे आर फ्रेश वाटर। आइदर दे आर मरीन, आइदर दे आर फ्रेश वाटर। नाइडेरिया में भी ऑल एक्वेटिक, आइदर मरीन, आइदर फ्रेश वाटर। बट इन केस ऑफ टिनोफेरा they all are exclusively marine, they all are exclusively marine। मतलब ये सारे के सारे हमें सी वाटर के अंदर देखने को मिलते हैं, सी के अंदर, ओशंस के अंदर। और टिनोफेरा ऐसे 3 फाइलम्स में से पहला फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली क्या है? मरीन है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। प्लेटीहेलमिंथेस कुड बी पैरासिटिक, फ्री लिविंग। ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, बॉडी के अंदर एज ए वॉर्म भी रह सकते हैं और फ्री लिविंग मिल सकते हैं। दे कुड बी मरीन, दे कुड बी फ्रेश वाटर, दे कुड बी टेरेस्ट्रियल। तो ये जमीन पे भी मिल सकते हैं, ये हमें पानी के अंदर, साफ पानी फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं जो हमारे पास फ्रेश वाटर है, प्लस ये ओशंस में, मेरीन वाटर के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बच्चे करें अगर बात आगे, तो आगे आ जाता है एस्केहेलमिंथेस। एस्केहेलमिंथेस का मतलब होता है राउंड वॉर्म्स। एस्केहेलमिंथेस का क्या मतलब है? राउंड वॉर्म्स। जो राउंड वॉर्म्स ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी हमारे पास पैरासिटिक या फ्री लिविंग हो सकते हैं, प्लस दे कुड बी आल्सो मरीन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल। दूसरा पॉइंट आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, पॉरीफेरा सेलुलर, नाइडेरिया टिश्यू, टिनोफोरा टिश्यू। ऑर्गन फर्स्ट टाइम आया था यहां पर प्लेटी में, टिश्यू सबसे पहले आया था नाइडेरिया में,
और ऑर्गन सिस्टम एसके हेलेमेंथीज से आगे देखने को मिले थे। ये बात क्लियर है। तीसरा आ जाता है बॉडी प्लान। बच्चे जो बॉडी प्लान है ना वो क्या है? वो है बेसिकली बॉडी का स्ट्रक्चर। क्या बॉडी कोई भी प्लान के अकॉर्डिंग प्रेजेंट है? तो ये हमें डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर से जनरली देखने को मिलता है। पहला है सेल एग्रीगेट कि सेल्स जो है वो ग्रुप में बस प्रेजेंट है। दूसरा है ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक का मतलब होता है कि ऐसा बॉडी प्लान जिसमें खाना एक तरफ से एंटर करे, डाइजेस्ट हो और दूसरे तरफ से एग्जिट करे। मींस वन ओपनिंग इज एक्टिंग एज अ इनलेट एज वेल एज आउटलेट। तो ये बोरी की तरह हो गया ब्लाइंड सैक। सैक मींस बोरी। तो बोरी के अंदर भी क्या सामान एक ही तरफ से भर सकते हो और उसी तरफ से निकाल सकते हो, राइट? तभी हम उसको बोरी बोलते हैं। सेम चीज यहां पर है, तो इसको बोल रहे हैं ब्लाइंड सैक। क्या बोल रहे हैं? ब्लाइंड सैक। टीनोफोरा के अंदर भी क्या है? ब्लाइंड सैक। इवन के प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर भी क्या है? ब्लाइंड सैक। प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी क्या है? ब्लाइंड सैक। एसके हेलेमेंथीज में थोड़ा अलग है। क्या है एसके हेलेमेंथीज में? तो एसके हेलेमेंथीज में है ट्यूब विद इन ट्यूब। क्या है? ट्यूब विद इन ट्यूब। क्या होती है ट्यूब विद इन ट्यूब? मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब इस ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम देखें तो ये माउथ होगा, ये एनस होगी और इसका एक डाइजेस्टिव सिस्टम सा बना हुआ होगा। इस तरह से कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। अब ध्यान से देखो, ऊपर ग्रीन वाली ट्यूब है और उसके अंदर भी क्या है? ट्यूब। तो ट्यूब विद इन ट्यूब। ग्रीन वाली ट्यूब है, उसके अंदर भी क्या है? ट्यूब है। ट्यूब विद इन ट्यूब। तो ये हमें कहां पे देखने को मिल रहे हैं? एसके हेलेमेंथीस के अंदर। ये हमें कहां देखने को मिल रहा है? एसके हेलेमेंथीस के अंदर। ये बात क्लियर। इनके बाद आ जाती है सिमेट्री। सिमेट्री के अंदर हमने क्या देखा? पॉरीफेरा आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। ऐसा नहीं है कि सिमेट्री होगी नहीं, ज्यादातर में सिमेट्री नहीं होती। तो पॉरीफेरा के बारे में अगर स्टेटमेंट आ जाए ऑल पॉरीफेरंस डू नॉट हैव सिमेट्री, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो बच्चे ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट है फॉल्स। व्हाई इट इज फॉल्स? बिकॉज ऑल पॉरीफेरंस आर नॉट एसिमेट्रिकल, मोस्ट ऑफ देम आर एसिमेट्रिकल एंड सम मे हैव सिमेट्री लाइक साइकोन एंड सम मे हैव सिमेट्री लाइक साइकोन। ये बात क्लियर। Then Cnidaria. Cnidaria are mostly radial, sometimes biradial also as the Adamsia. Adamsia is basically a example of Cnidarian family organism. इसको हम आगे पढ़ेंगे। Ctenophora are also radial or we can call it biradial. Platyhelminthes are the first organism which are bilateral and onwards the other organisms are also bilateral. Germ layer पहले में होती नहीं है, कोई जर्म लेयर का कंसेप्ट ही नहीं है। नाइडेरिया टिनोफोरा में डिप्लोब्लास्टिक। प्लेटीहेल्मिन्थेस इज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विद ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर विद मेसोडर्म। In case of Cnidaria and Ctenophora, there is no mesoderm, but there is a structure called mesoglia, a gelatinous layer which is undifferentiated layer between ectoderm and endoderm called mesoglia. SK हेलेमेंथीज आर ऑल्सो ट्रिप्लोब्लास्टिक। SK हेलेमेंथीज आर ऑल्सो ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये बात क्लियर है। अगर हम बच्चे बात करें बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी हमें पॉरीफेरा में देखने को मिलती है। पैरागैस्ट्रिक कैविटी है, स्पॉन्जोसील है। ये स्पॉन्जोसील बेसिकली क्या है? बॉडी में पॉरीफेरा की बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स हैं। इन छोटे छोटे पोर्स को बोलते हैं ओस्टिया। इनसे पानी बॉडी के अंदर जाता है, अंदर जाकर एक बड़ी सारी कैविटी बनी होती है जिसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील। सील का मतलब है कैविटी, स्पॉन्जो मतलब स्पॉन्ज जैसे ऑर्गेनिज्म की कैविटी। इस कैविटी से एक बड़ी ओपनिंग से पानी बाहर आता है और वो कैविटी को हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। क्या बोलते हैं? ऑस्क्यूलम। ओस्टिया, ओस्टिया से पानी गया स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील से पानी गया ऑस्क्यूलम। तो इस तरह से ट्रेवल कर रहा है पहला। दूसरा ऑर्गेनिज्म में बॉडी कैविटी है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जो भी हमने पढ़ी थी, सिलेंट्रॉन। टीनोफोरा के अंदर भी ब्रांच्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, वैसी स्ट्रक्चर है। इन केस ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस दे आर एसिलोमेट, दिस इज सॉलिड मेसोडर्म। इसीलिए हम प्लेटीहेल्मिन्थेस को सॉलिड वॉर्म भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? और सॉलिड वॉर्म।
and in case of SK helminthes a special structure like pseudocoelomate also called as blastocele, ये हम बोल देते हैं। ब्लास्टोसील में क्या होता है, मेसोडर्म एक साइड पे होती है, दूसरी साइड पे नहीं होती, दूसरी साइड पे नहीं होती। ये बात क्लियर। सेगमेंटेशन बच्चे हम देखेंगे तो सभी में एब्सेंट होती है, तीन ही फाइलम में होती है। किस किस में, एनेलिडा, एसके हेलमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। बट इन केस ऑफ प्लेटीहेलमिंथेस लार्वा स्टेज में एब्सेंट रहती है कोई भी सेगमेंटेशन, एडल्ट में प्रेजेंट रहती है, और इस टाइप के सेगमेंटेशन को हम बोल देते हैं सूडो सेगमेंटेशन। क्या बोल देते हैं, सूडो सेगमेंटेशन। द सेगमेंटेशन विच इज प्रेजेंट इन केस ऑफ एडल्ट ऑर्गेनिज्म बट एब्सेंट इन केस ऑफ यंग लार्वल ऑर्गेनिज्म। और ये हमें देखने को मिलती है प्लेटीहेलमिंथेस के एक स्पीशीज में जिसका नाम है टेपवॉर्म। क्या नाम है, टेपवॉर्म। इन सब के बाद अगले कैरेक्टर्स आ जाते हैं। अगले कैरेक्टर्स आ जाते हैं विच आर रिलेटेड टू दी फिजियोलॉजी, विच आर रिलेटेड टू दी फिजियोलॉजी। तो इसको हम देखेंगे अब। ये जो बच्चे कैरेक्टर्स हैं फिजियोलॉजी से रिलेटेड, इन कैरेक्टर्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट होकर हम डेवलपमेंट, स्केलेटन, इन सभी को। तो अब हमने आगे देखना है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम बच्चे बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर याद रखो पॉरीफेरा के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। मतलब इसके अंदर क्या होगा, ऑर्गेनिज्म के अंदर, सेल के अंदर जाकर कोई भी डाइजेशन की प्रोसेस होगी। कोई कैविटी नहीं है जहां एंजाइम सिक्रीट और डाइजेशन हो सके। ये बात क्लियर है। और इसके बाद हम क्या देखते हैं, नाइडेरिया के अंदर इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों होती है। पहले सेल के बाहर कुछ डाइजेशन होती है, फिर वो ब्रेकडाउन हुए प्रोडक्ट्स को इनगल्फ करते हैं सेल्स, और सेल्स के अंदर भी डाइजेशन की प्रोसेस कंटिन्यूड रहती है। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम यहां इनकम्प्लीट है। There is only one opening which is acting as mouth as well as anus. In case of Ctenophora this is the बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने Coelenterata में देखा। प्लेटीहेलमिंथेस जो है, प्लेटीहेलमिंथेस में हम क्या देखेंगे, अगेन कंसिस्ट ऑफ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दे परफॉर्म एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में तो एलिमेंट्री कैनाल होती ही नहीं है, दे डायरेक्टली एब्जॉर्ब फूड, राइट, बिकॉज इट इज अ डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड ऑर्गेनिज्म। In case of SK helminthes, we will see that they have complete digestive system. So complete digestive system for the first time, that is tube within tube body plan, plus there is presence of mouth and anus. This complete structure with extracellular digestion existed in SK helminthes. SK helminthes में एक और चीज क्या होती है, they have muscular pharynx, जो इसका एक खास फीचर है। ठीक है। आगे respiration from body surface in these organism, from Cnidaria also body surface, in Ctenophora body surface, in Platyhelminthes also body surface, and as well as in SK helminthes also body surface. So they perform direct respiration via simple diffusion. Simple diffusion से direct respiration जो है ये perform करते हैं। ये बात clear है। आगे बच्चे आ जाते हैं circulation. In all these organisms, the circulation is directly by the water in case of first three organisms. And in case of Platyhelminthes, SK helminthes, there is pseudocoelomic structures. There is no such circulation, that is only by a indirect directal mean. Then if we talk about the excretion, again general body surface is the main structure. In case of Platyhelminthes, there is special structure called as flame cell. ये सिलिया का एक स्ट्रक्चर होता है, सिलेटेड स्ट्रक्चर होता है, जो बीट करता है जैसे कि आग की ज्वाला करती है, राइट। तो फ्लेम की तरह बीट करता है, इसीलिए फ्लेम सेल बोलते हैं। फ्लेम सेल को प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोटोनेफ्रीडिया। In case of SK helminthes, there is special types of cell called Rennett cell, and they form a tube. This tube is like this. There are two longitudinal structure, one transverse structure, so it forms a H-shaped structure. ये कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, एक H-shaped structure बना रहा है। ये बात क्लियर है। नर्वस सिस्टम इज एब्सेंट इन केस ऑफ पॉरीफेरा, तो ये भी एक खास बात है। नर्वस सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स, देयर आर सम एनिमल्स इन विच नर्वस सिस्टम इज एब्सेंट, एंड दिस देयर इज वन एग्जांपल ऑफ दिस इज पॉरीफेरा। In case of Cnidaria, it is very primitive, apolar neurons are present, it is forming a simple network, right? In case of Ctenophora, it is again primitive and a simple network of apolar neuron is present. In case of Platyhelminthes, it is a
सिंपल लैडर लाइक। क्या होता है ये लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, तो ध्यान से समझो। लैडर लाइक नर्वस सिस्टम में हम देखते हैं कि इस तरह से हमारे पास गैंग्लियंस प्रेजेंट होंगे, और ये जो गैंग्लियंस हैं दे आर कनेक्टेड लाइक दिस, ठीक है, they are connected like this, plus they have certain structures like this which are connecting these ganglions, paired ganglions, right? There is connective and commissures, और इससे आप देख पा रहे हो ये लैडर की तरह दिख रहा है। ये कैसा दिख रहा है? लैडर की तरह। ये जो स्ट्रक्चर है इट इज प्रेजेंट ऑन दी ventral side of the body generally, so it is considered ventral structure. It is a solid structure, it is a paired ganglion structure, right? और इसी का जो primitive form है उसी को हम ladder like structure भी बोल रहे हैं। ये बात क्लियर है? इस ladder like structure के बाद आगे हम क्या देखेंगे? In case of other organism there is presence of circumpharyngeal nerve ring. There is presence of circumpharyngeal nerve ring. This circumpharyngeal nerve ring is present with the nerves. मतलब इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? एक इस तरह से नर्व की रिंग होगी और यहां से उसके बाद सिमिलर टाइप का गैंग्लियोनेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। देन अगर हम बच्चे बात करें रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स के केस में भी हम क्या देखते हैं कि इन केस ऑफ प्लेटीहेलमिन्थेस रिसेप्टर्स आर एब्सेंट, receptors are absent. In case of Cnidaria बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है which is called statocyst. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फ्रीली मूव कर पा रहे हैं या प्रेजेंट है जिनके अंदर लोकोमोशन, उनमें एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में जनरली स्टेटोसिस्ट देखा जाता है जो बैलेंस करने के काम आता है। प्लेटीहेलमिन्थेस दे हैव फोटो रिसेप्टर्स, विजुअल इंपैक्ट देख सकते हैं, लाइट प्रेजेंट है या एब्सेंट है। इन केस ऑफ एसके हेलमिन्थेस पेपिला प्रेजेंट है टच रिसेप्टर के लिए, एम्फिड्स प्रेजेंट है ऑल्फेक्शन के लिए, और साथ ही साथ हमें यहां पर देखने को मिल जाते हैं फेज मिड्स प्रेजेंट है केमो रिसेप्टर के लिए। इफ यू टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन, Porifera can perform asexual as well as sexual reproduction. Asexual reproduction is by gamulation, which is under unfavorable condition, and in sexual reproduction they are bisexual organism, means they have both male and female sexes in one organism, and these bisexual organisms, which are also called as monoecious organisms, show this structure by forming ova first and then sperm. तो इनके अंदर इसी वजह से फर्टिलाइजेशन क्या रहती है? इंटरनल, बट दिस फर्टिलाइजेशन इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। एक ऑर्गेनिज्म से फर्टिलाइजेशन जो है वो क्रॉस मैनर में हो रही है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का स्पर्म दूसरे का ओवा। ये जो स्पर्म्स हैं ये बनते हैं इसी के एक स्ट्रक्चर से जिसको हम बोलते हैं कॉनोसाइट्स, कॉलर सेल्स। कॉलर सेल्स ट्रांसफॉर्म करते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, दे फॉर्म इनटू स्पर्म एंड दे leave from one porifera and enter inside the other porifera, and in the spongiocele they meet their ova and fuse with it to form zygote, ये बात क्लियर है? देन हम बच्चे आगे क्या बात करेंगे, ध्यान से देखना। आगे हमारे पास आ जाता है नाइडेरिया। नाइडेरिया के अंदर हम देखते हैं दे आर एसेक्सुअल इन देयर नेचर, राइट? एंड इन द केस ऑफ नाइडेरिया वी विल सी दैट दे आर हैविंग बर्डिंग यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है? इन नेचर दे आर ऑल्सो बाइसेक्सुअल एंड दे शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल किसमें? पॉरीफेरा। नाइडेरिया में कैसी है? एक्सटर्नल। सेम चीज है टीनोफोरा में, बट टीनोफोरा शो ओनली सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन, बट दे डू हैव हाई रीजनरेशन वैल्यू। रीजनरेट करना अपने बॉडी पार्ट को, लॉस्ट बॉडी पार्ट को, वो कैपेबिलिटी है, बट दे डू नॉट परफॉर्म ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन केस ऑफ Platyhelminthes they are again mostly bisexual. There is some example of unisexual like Schistosoma. Schistosoma is unisexual and they do perform internal fertilization. In case of SK helminthes they are again unisexual and they perform internal fertilization. Platyhelminthes mostly bisexual, perform internal fertilization. SK helminthes unisexual but perform internal fertilization. बात clear है? Development. Indirect development takes place in porifera through larvae like Parenchyma, Amphiblastula. Parenchyma is seen in Leucosolania. Amphiblastula larva is seen in Sycon. In case of Cnidaria, there could be direct development like in Hydra and indirect development through larva stage called Planula. In case of Stenophora, indirect development with the Cediped larva. In case of Platyhelminthes, it could be direct as in Planaria and it could be indirect as in Fasciola or Taenia through larval stages.
Direct in case of Aschelinthes C. elegans, right? And in case of indirect, we can see microflaria in Wuchereria. Wuchereria has two species, one is Bancrofti and other one is Malay. इन दोनों स्पीशीज के अंदर हमें माइक्रोफ्लेरिया देखने को मिलता है. रैबिडिटी फॉर्म इन एस्कैरीज एंड फिलेरी फॉर्म इन एनसाइक्लोस्टोमेटा. Skeleton की अगर हम बात करें, in case of porifera there is presence of spicules. These are spicules formed of either spongin fibers, right? They are called as spongin spicules and they are either calcareous, calcium carbonate के बने होंगे, या they will be formed of silica, right? In case of Cnidaria, exoskeleton of calcareous nature called corals is present. In case of Ctenophora, as such no exoskeleton but tentacles are present. Platyhelminthes, there is no as such exoskeleton. They are very thin structures which help to form their body structure. In Aschelinthes, they are again do not have any kind of specific exoskeleton. Now we will talk about the distinct features of these organism and what are the important examples. अगर हम distinct features की बात करें, पोरिफेरा पोर बियरिंग एनिमल में कॉनोसाइट्स होते हैं. इसके हमने अभी सेल के स्ट्रक्चर की बात की कि अगर ये इनका बॉडी स्ट्रक्चर है तो इस बॉडी स्ट्रक्चर में हम क्या देखेंगे कि अंदर वाली तरफ जो लाइनिंग होगी, जो येलो कलर से यहाँ पर है, इस लाइनिंग के ऊपर प्रेजेंट होंगे कॉनोसाइट्स जो फ्लैजेला वाले सेल्स हैं, ठीक है. इसके अलावा हमें आर्कियोसाइट्स देखने को मिलेंगे. जो आर्कियोसाइट सेल्स होंगे दे विल बी प्रेजेंट इन दिस मिडल कैविटी. And there is pinacocytes. Pinacocytes are the cells which are present on this red structure outer side, right? And they will have many openings, small openings. These small openings which will be present are called ostia. जो ये छोटी छोटी openings आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये सारी हम क्या बोल रहे हैं इनको, ostia. और जो यहाँ पर फिर इन ostia से बनने वाली कैविटी है इसको बोल रहे हैं स्पॉन्जोसील, कैनाल सिस्टम, स्पॉन्जोसील. और स्पॉन्जोसील के बाद जो ये बड़ी ओपनिंग है इसको हम बोल रहे हैं ऑस्क्यूलम. तो छोटी छोटी ओस्टिया हैं. उन ओस्टिया के बाद हमें देखने को मिल रहा है बीच में कैविटी है जिसको स्पॉन्जोसील बोल रहे हैं, और स्पॉन्जोसील से एक बड़ी सारी ओपनिंग है जिसको हम ऑस्क्यूलम बोल रहे हैं. इस तरह से सिस्टम काम करता है. नाइडेरिया में बताया था नाइडोब्लास्ट होते हैं, प्रोटेक्टिव सेल्स हैं, स्टिंगिंग सेल्स. दिस स्टिंगिंग सेल हैज थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन. पहला, ये स्टिंगिंग सेल एंकरेज का काम करते हैं. ये स्टिंगिंग सेल का एक स्ट्रक्चर होता है जो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है. इसके अंदर ये लासो वाला जो स्ट्रक्चर है स्टिंगिंग सेल का, ये ट्रिगर होते ही एक स्टिंग की तरह एक जो हमारे पास रस्सी की तरह स्ट्रक्चर है उसको स्प्रेड करता है. ये एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट है और जैसे किसी सरफेस से स्टक करते हैं तो वहां पर ये स्टिंग्स जो है सामने वाले सरफेस में धस जाती हैं. तो मतलब ये अपने आप को किसी भी स्ट्रक्चर के साथ रोक के रख सकता है, एंकरेज. इस स्टिंग के ऊपर हम देखते हैं एक, अगर हम बात करें, निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है जो एक बेसिकली केमिकल, पॉइजनस केमिकल है. इस केमिकल के कारण अगर कोई प्रेडेटर है तो ये उससे अपने आप को डिफेंड भी कर पाते हैं, और अगर कोई प्रे प्रेजेंट है तो उसको ये कैप्चर भी कर पाते हैं. सो दे हेल्प टू गेट द फूड फर्स्ट, they help to get their defense, and third it helps the organism to anchor with some kind of substance, right? Then interstitial cells which are again totipotent, and it shows a structure called polymorphism. They show a phenomena called polymorphism. Polymorphism होता है appearance of an organism in more than one form. Appearance of an organism in more than one form. They show bipolarism by forming two body forms. One is called polyp, one is called medusa. Polyp is cylindrical sessile. Sessile means which is attached to substratum. Substratum से attached cylindrical structure है जो asexual reproduction करता है. Medusa umbrella like structure है जो free swimming है, freely swim करता है और sexually reproducing है, sexual reproduction करता है. They can perform alternation of generation. मतलब एक ऑर्गेनिज्म पॉलिप होगा या मेड्यूसा होगा, पर इनमें खास बात क्या है कि पॉलिप जब रिप्रोड्यूस करेगा तो मेड्यूसा बनाएगा, मेड्यूसा जब रिप्रोड्यूस करेगा तो पॉलिप बनाएगा. यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट. इसी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम बोल देते हैं मेटाजेनेसिस. दिस मेटाजेनेसिस इज शोन बाय टू ऑर्गेनिज्म, वन इज ओबेलिया, वन इज फाइजेलिया. पॉलिप डिप्लॉयड, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस किया, मेड्यूसा बना, मेड्यूसा ने दोबारा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, पॉलिप बना. ये हमें देखने को मिल रहा है ओबेलिया फाइजेलिया में. जनरली ऑर्गेनिज्म या तो पॉलिप होगा या मेड्यूसा. जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा इज ऑलवेज पॉलिप. सिमिलरली जेलीफिश है, ऑरेलिया, ऑरेलिया इज ऑलवेज मेड्यूसा.
but some organisms can form either polyp, either medusa, generation 1 polyp, generation 2 medusa, generation 3 again polyp. तो इस तरह से जो चल रहा है वो है मेटाजेनेसिस शो करने वाले ओबेलिया एंड फाइजेलिया. टीनोफोरा, टीनोफोरा आर कॉल्ड कॉम्प्लेट्स, टीनोफोरा आर कॉल्ड कॉम्प्लेट्स. जो टीनोफोरा होते हैं बच्चे, इनके अंदर कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होती है. ये जो कॉम्प्लेट्स इनके अंदर प्रेजेंट हैं, इनके बारे में याद रखना. ये कॉम्प्लेट्स 8 स्ट्रक्चर्स हैं जो बॉडी के सरफेस में, और ये सीलिया से मूव करने वाला सबसे लार्जेस्ट एनिमल है. ठीक है. अब अगर हम बच्चे बात करें तो इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, दैट दे विल हैव कॉलोब्लास्ट. कॉलोब्लास्ट क्या होता है, स्टिकी स्ट्रक्चर सब्सटेंस जो होता है स्प्रेड होता है इनके टेंटिकल्स के ऊपर, जो लासो सेल्स में प्रेजेंट है. दे शो बायोलुमिनेसेंस. बायोलुमिनेसेंस मींस लाइट एमिट करने की प्रॉपर्टी है. They are only free swimming forms commonly called comb jellies और sea walnut. ये free swimming जो organisms हैं, ये हमें क्या देखने को मिलता है, सीलिया के हेल्प से लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है जो मूव कर रही है, एनिमल्स हैं. प्लेटीहेलमिन्थेस या फ्लैटवर्म्स जो होते हैं बच्चे, फ्लैटन बॉडी होती है. इन दिस दे हैव पैरासिटिक एडेप्टेशंस लाइक हुक्स एंड सक्कर्स. हुक्स होते हैं, सक्कर्स होते हैं एज अ पैरासिटिक एडेप्टेशन. एंड दे हैव हाई पावर ऑफ रीजनरेशन. दे हैव हाई दे हैव हाई पावर ऑफ रीजनरेशन. रीजनरेशन की पावर हाई होती है, यानी ये अपना डैमेज्ड बॉडी पार्ट को रिकवर कर पाते हैं. इसीलिए प्लेनेरिया यूजिंग दिस हाई जनरेशन रीजनरेशन पावर कैन रिकवर इट्स बॉडी पार्ट एंड कैन ऑल्सो परफॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद दिस स्ट्रक्चर. इन केस ऑफ एस्केलेमेंथिस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, मस्कुलर फेरिंग्स है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं इसकी बॉडी में, सर्कुलर मसल्स इनमें अभी नहीं आई हुई हैं. मसल्स सबसे पहले किस में आई हैं, लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में इन केस ऑफ एस्केलेमेंथिस. एंड दे हैव सिंसिशियल एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के अंदर मल्टी सेलुलरिटी देखने को मिल रही है. देयर इज नो सेल मेम्ब्रेन्स टू डिफरेंशिएट दिस ऑर्गेनिज्म. एंड मेल्स आर जनरली शॉर्टर देन फीमेल in case of ascaris, so they do show sexual dimorphism. This sexual dimorphism is as such that males are shorter, females are longer. ये बात क्लियर है. लास्ट आ जाते हैं एग्जांपल्स. इन केस ऑफ पॉरीफेरा, साइकॉन, क्राउन स्पॉन्ज बोल देते हैं, स्काइफा. यूप्लेक्टेला, वीनस फ्लावर बास्केट. यूप्लेक्टेला जो होती है ना बच्चे, वीनस फ्लावर बास्केट, ये एक जापानीज वेडिंग गिफ्ट है, क्योंकि ये कमेंसलिज्म दिखाता है विद द श्रिम्प्स. और इस टाइप में क्या होता है कि दोनों की जो डेथ कंडीशन वो एक साथ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जापान के कल्चर में इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है. तो आपको याद रखना, यूप्लेक्टेला इज वीनस फ्लावर बास्केट. देन देयर इज हाइलोनीमा. हाइलोनीमा जो होता है वो ग्लास रॉप स्पंज होती है. ग्लास रॉप स्पंज के बाद आ जाता है चेलिना, विच इज डेडमैन्स फिंगर. ये फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, डेडमैन की जैसे फिंगर होती हैं, गली सी वैसे वाली. स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. ये फ्रेश वाटर में भी मिलता है ऑर्गेनिज्म, और फ्रेश वाटर स्पॉन्ज की जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, स्पॉन्जिला. वो एग्जांपल हमारे पास क्या है, स्पॉन्जिला. देन देयर इज यूस्पॉन्जिया. यूस्पॉन्जिया को बाथ स्पंज बोलते हैं. क्यों? क्योंकि बच्चे जो यूस्पॉन्जिया है उसके पास एंडोस्केलेटन का कोई भी स्पिक्यूल या स्पॉन्जिन फाइबर नहीं है, जिसके कारण वो चुभेगा नहीं. इसीलिए उसको एज ए स्पॉन्ज की तरह बेदिंग के लिए, बेद करने के लिए यूज किया जा सकता है. सो इट इज कॉल्ड एज बाथ स्पंज. देन देयर इज लिनोआ विच इज बोरिंग स्पॉन्ज. बात क्लियर. नाउ आफ्टर दैट देयर इज नाइडेरिया. नाइडेरिया के एग्जांपल्स आ जाते हैं. नाइडेरिया के जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को याद रखो. उन एग्जांपल्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है हाइड्रा, जो फ्रेश वाटर हमारे पास सिलेंट्रेटा है. हाइड्रा के बाद हमारे पास जो दूसरा आ जाता है बच्चे, वो आ जाता है फाइजेलिया, जो पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोला जाता है. देन फर की तरह देखने वाला जो सी में ऑर्गेनिज्म है उसको बोलते हैं ओबेलिया. जेलीफिश जो हमें मेडुसा फॉर्म में देखने को मिलती है, ओरेलिया. सी फैन, जो टेबल फैन होता है ना, वैसी इसकी अपीयरेंस होती है कि स्टॉक है और एक गोल सा फैन की तरह स्ट्रक्चर है. ये सी फैन जो ऑर्गेनिज्म है इसको हम बोल देते हैं गोर्गोनिया. देन आपने देखा पुराने जमाने के जो पेन होते थे वो क्या होते थे, बेसिकली फेदर्स की टाइप के होते थे, जिसके ऊपर छोटी सी निब होती थी और जिससे पेन लिखा जाता था इंक को डिप करके. वैसे वाली अपीयरेंस होती है पेनेट्यूला की, जिसलिए इसको बोलते हैं सी पेन. क्या बोलते हैं, सी पेन. एडेम्सिया, सी एनेमन, एक एनेमन फ्लावर होता है और उस फ्लावर की अपीयरेंस इसकी सिमिलर है, तो इसको एडेम्सिया. कोरेलियम को बोल देते हैं हम रेड कोरल. मैड्रीना को बोल देते हैं ब्रेन कोरल. मैड्रीना को क्या बोल देते हैं, ब्रेन कोरल. ये बात क्लियर है. आफ्टर दैट देयर इज टीनोफोरा.
टीनोफोरा के अंदर बच्चे आ जाता है सी गूसबेरी प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया इज सी गूसबेरी। देन देयर इज होमीफोरा सी वॉलनट, कैस्टम विच इज वीनस गर्डल, टीनोप्लेना ब्योरे, ब्योरे इज स्विमिंग आई ऑफ कैट। आपको इसमें से याद रखना है प्लूरोब्रैंकिया, होमीफोरा, टीनोप्लेना। इसमें याद रखना है हाइड्रा, फाइजेलिया, ओबेलिया, ओरेलिया, गोर्गोनिया, पेनेट्यूला, एडेम्सिया, मैंड्रीना। इसमें याद रखना है साइकॉन, यूप्लेक्टेला, चेलिना, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया, ये सब, ठीक है। इन केस ऑफ प्लेटीहेलमिन्थेस प्लेनेरिया डुगेसिया होता है, फैशियोला liver fluke in hepatic sheep, schistosoma blood fluke of men, टेनिया pork tapeworm, टेनिया सोलियम और सेजिनेटा दो होते हैं। एक तो होता है हमारे पास सोलियम, टेनिया सोलियम जो होता है pork tapeworm होता है, टेनिया सेजिनेटा होता है बीफ tapeworm। यानी बीफ खाने से जो tapeworm एंटर करेगा वो टेनिया सेजिनेटा है, और जो pork को कंज्यूम करने पे जो रॉ pork है उसको जो कंज्यूम करने पे हमें देखने को मिलेगा वो हमारे पास क्या होगा, पॉर्क टेपवर्म। ये बात क्लियर है। इन दोनों के बाद बच्चे हमारे पास आगे आ जाता है लास्ट एस्केलेमेंथिस। एस्केलेमेंथिस में आ जाता है एस्कैरिस, एस्कैरिस राउंडवर्म, एनसाइक्लोस्टोमा हुकवर्म, एंटायरोबायरस पिनवर्म एंड वुचेरेरिया फ्लायरल वर्म विच इज कॉजिंग अ फ्लायरल डिसीज, एलिफेंटेसिस, लिम्फेटिक सिस्टम्स को डैमेज करने वाली डिसीज। एस्कैरिस जो होती है बच्चे उसके बारे में याद रखना है, एस्कैरिस जो है इट इज अ राउंड वर्म, और ये जो एस्कैरिस है ये इंटेस्टाइन के अंदर डिसीज कॉज करता है, राइट। विचेरेरिया की दो स्पीशीज होती है, बेनक्रॉफ्टी एंड मलई, ये दोनों ही इन्फेक्शन करती हैं। एस्कैरिस की फुल फॉर्म होती है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड, एस्कैरिस इज द जीनस नेम, लुम्ब्रिकॉइड्स इज द स्पीशीज नेम। ये आपको बिल्कुल बच्चे याद रखना है। इन सब के बाद हमारे पास आगे आ जाता है नेक्स्ट 5 फाइलम। 5 पढ़ चुके हैं, 5 अगले आगे और एक कॉर्डेटा अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो आ रहा है फाइलम वो है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। अब हमने बच्चे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा की बात करनी है। अगर हम बच्चे बात करें इन सभी की तो इसके अंदर ध्यान से देखना, अगर हम बात करें एनेलिडा की तो सेगमेंटेड वॉर्म्स आ जाते हैं। सेगमेंटेड वॉर्म्स जो है हैबिटेट में देखेंगे मरीन या फ्रेश वाटर या टेरेस्ट्रियल तीनों हो सकते हैं। आर्थ्रोपोडा ज्वाइंटेड अपेंडेजेस एनिमल होते हैं, अपेंडेजेस यानी कि लेग्स यानी कि अपेंडेज यानी कि जैसे हमारे आर्म्स और लेग्स हैं ये अपेंडेज हैं, इन अपेंडेजेस को ज्वाइंटेड फॉर्म में यानी जॉइंट्स के साथ प्रेजेंट है। ये मरीन, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल है। आर्थ्रोपोडा की खास बात क्या है, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम प्रेजेंट ऑन द प्लेनेट अर्थ। अराउंड 2/3 ऑफ ऑल द नेम्ड स्पीशीज, 2/3 of all the named species are belonging to this phylum, and 80% of these arthropods are also from a single order which is insects। तो इनकी सबसे ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट हमें पूरे वर्ल्ड वाइड देखने को मिलती है। इस इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा कारण क्या है, इनके सक्सेसफुल होने का, इनके प्रेजेंस को इतने ज्यादा देखने का सबसे बड़ा कारण क्या है, इनका एक्सोस्केलेटन। इनका एक्सोस्केलेटन बच्चे एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर से बना होता है, पॉलीसेक्राइड से बना होता है, जो है काइटिन का पॉलीसेक्राइड। और काइटिन एक बहुत हार्डन स्ट्रक्चर शेल बना देता है, बाहर कवरिंग बना देता है, जिसके कारण ये बहुत सारा टाइम पीरियड जो लाइफ स्पैन अर्थ के ऊपर उसको कवर कर पाए हैं, बिकॉज इनको डैमेज, इनको हार्म करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया ड्यू टू दिस काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। इसी सर्वाइबिलिटी के कारण ये बहुत ज्यादा क्या हो गए, फैल गए। क्लियर। दूसरा आ जाता है मोलस्का। मोलस्का इज कॉल्ड सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। इसमें सबसे ज्यादा बीटल्स हमें देखने को मिलती हैं, और ये टेरेस्ट्रियल, मरीन, फ्रेश वाटर तीनों हो सकता है। इसका भी कारण क्या है, क्योंकि इसके पास भी हमें क्या देखने को मिलता है, शेल प्रेजेंट होता है। ये शेल इसको कवर करता है, जिसकी वजह से इसको प्रोटेक्शन मिलती है। दिस शेल इज जनरली मेड अप ऑफ कैल्केरियस नेचर, बट एनसीईआरटी की जब समरी पढ़ते हो तो उसमें काइटेनियस भी वर्ड यूज किया हुआ है, बट जनरली इट इज कंसिडर्ड टू बी कैल्केरियस।
एकाइनोडर्मेटा स्पाइनी स्किन्ड एनिमल है, एक्सक्लूसिवली मरीन है, ये याद रखना एक्सक्लूसिवली मरीन हमारे पास ये दूसरा है, और हेमिकॉर्डेटा एकॉनवॉर्म ये तीसरा है। तीन ही फाइलम के लेवल पे हमारे पास तीन पूरे के पूरे एक्सक्लूसिवली मरीन और जो है फाइलम्स हैं टेक्सास है वो है टीनोफोरा, टीनोफोरा के बाद एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा। ये बात क्लियर। देन आ जाता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनेलिडा में ऑर्गन सिस्टम है, आर्थ्रोपोडा में भी, मोलस्का में भी, एकाइनोडर्मेटा में भी और हेमिकॉर्डेटा में भी। बॉडी प्लान अगर हम देखेंगे तो एनेलिडा में ट्यूब विद इन ट्यूब है और प्रोटोस्टोमिक है। प्रोटोस्टोमिक का मतलब होता है माउथ पहले बना एनस बाद में बनी। आर्थ्रोपोडा में भी ट्यूब विद इन ट्यूब है, प्रोटोस्टोमिक है यानी माउथ पहले बना और एनस बाद में बनी। इस टाइप का जो डेवलपमेंट होता है जब माउथ पहले बने और एनस बाद में बने, इसको हम बच्चे प्रिमिटिव मानते हैं। लेकिन जब एनस पहले डेवलप होती है और माउथ बाद में डेवलप होता है उसको हम एडवांस डेवलपमेंट मानते हैं, और उस टाइप की डेवलप्ड ट्यूब को बोलते हैं हम ड्यूटेरोस्टोमिक। ड्यूटेरोस्टोमिक ट्यूब एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में देखने को मिलेगी, और जो दूसरी हमारी है प्रोटोस्टोमिक वो हमें बाकी सभी ट्यूब विद इन ट्यूब ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगी, चाहे वो एस्के हेलिमेंथिस है, चाहे वो एनेलिडा है, चाहे वो आर्थ्रोपोडा है, चाहे वो मोलस्का है। ये बात क्लियर है। इन सब के बाद आगे आ जाता है सिमिट्री। सिमिट्री एनेलिडा में होती है बायलेटरल, यहां पर भी बायलेटरल, मोलस्का में भी बायलेटरल होती है, राइट। बट ये गैस्ट्रोपोडा में जो है वो टॉर्शन होता है, फिनोमिना बाय विच एन ऑर्गेनिज्म कैन ट्विस्ट इट्स विसरल हम्प 180 डिग्री, और ये गैस्ट्रोपोडा में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से दे डू नॉट हैव बायलेटरल सिमिट्री, दे लॉस्ट देयर एबिलिटी ऑफ बायलेटरल सिमिट्री, राइट। इन केस ऑफ एकाइनोडर्मेटा खास बात क्या है कि लार्वा बायलेटरल है और एडल्ट रेडियल है, दिस इज अ एक्सेप्शनल केस। और हेमिकॉर्डेटा में अगेन ये कैसी है, बायलेटरल, अगेन ये कैसी है, बायलेटरल। ये बात क्लियर है। लास्ट हमारे पास जो आगे आ जाता है वो आ जाता है जर्म लेयर। लास्ट हमारे पास क्या आ जाता है, जर्म लेयर। अगर हम बच्चे जर्म लेयर की बात करें तो इन केस ऑफ एनेलिडा इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडा इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, in case of mollusca it is again triploblastic, and in case of all other organism it will remain triploblastic। आगे बच्चे हमारे पास आ जाता है बॉडी कैविटी। सभी में ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, ट्रू सीलोम को बोलते हैं यूसिलोमेट। बट यूसिलोमेट का एक टाइप होता है स्काइजोसीलोम, एक होता है एंटेरोसीलोम। स्काइजोसीलोम होता है जब मेसोडर्म स्प्लिट करके बनती है, और एंटेरोसीलोम होता है जब गट के फॉर्मेशन से, एंडोडर्मल सेल से जो है मेसोडर्म का डेवलपमेंट होता है। और एंटेरोसीलोम जो है वो ज्यादा एडवांस माना जाता है, स्काइजोसीलोम कम एडवांस माना जाता है। जो हमारे पास यूसिलोमेट्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर हम क्या देखते हैं कि जनरली स्काइजोसीलोमेट हमें देखने को मिलती है अप टू मोलस्का, एंड हेमिकॉर्डेटा, काइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा में हमें देखने को मिलती है एंटेरोसीलोम। ये बात क्लियर है। सेगमेंटेशन की बात करें, सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन जनरली 3 फाइलम्स, वन इज द एनेलिडा, one is the arthropoda and one is the chordata. Pseudo segmentation is seen in case of platyhelminthes, and other than there is mollusca in which there is one organism Neoplena which is segmented. Neoplena is segmented. ये बात क्लियर है। देन इनके हम फिजियोलॉजिकल पॉइंट्स पे आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। अगर हम बच्चे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या देखते हैं दैट these organisms generally annelida के अंदर digestive system कैसा है, complete. In case of annelida the digestive system is generally complete. In case of arthropoda it is again complete. In case of mollusca complete. In case of epichordata and hemichordata all complete. But in case of echinodermatas, ophura, brittle star it is incomplete. ये बात क्लियर है। सभी में डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर हमें देखने को मिलती है। मोलस्का में खास फीचर देखने को मिलता है रेड्यूला। रेड्यूला एक रास्पिंग ऑर्गन है, रास्पिंग मींस रगड़ने वाला ऑर्गेनिज्म है, जिससे ये क्या करता है, फीड कर पाता है, किसी भी चीज को रगड़ता रहता है, खुरीदता रहता है और खाना खाता रहता है। ये बात क्लियर। दिस रास्पिंग ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ काइटेनियस स्ट्रक्चर। बात क्लियर है। देन रेस्पिरेशन इन केस ऑफ एनेलिडा क्यूटेनियस भी है, ब्रैंकियल भी है यानी गिल से भी है। आर्थ्रोपोडा में ट्रैकियल रेस्पिरेशन है, ट्रैकियल ट्यूब्स प्रेजेंट होती है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में। गिल्स हैं, बुक गिल्स हैं, बुक लंग्स हैं। बुक लंग्स हमें देखने को मिलते हैं स्कॉर्पियंस वगैरह में, बुक गिल्स हमें देखने को मिलते हैं लिमुलस वगैरह में। गिल्स जो है बच्चे हमें बाकी जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें देखने को मिलेंगे, और ट्रैकियल सिस्टम में देखने को मिलते हैं इंसेक्ट्स वगैरह में, जो हमारे पास क्या है, सारे के सारे टेरेस्ट्रियल हैं। ये बात क्लियर। पल्मोनरी सैक लंग्स हमें देखने को मिलते हैं जो टेरेस्ट्रियल हैं।
फेदर लाइक गिल जिसको बोलते हैं टेनिडिया, CTENIDIA, CTENIDIA, टेनिडिया। टेनिडिया जो होता है वो फेदर लाइक गिल्स हैं विच आर प्रेजेंट इन केस ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, एंड अदर देन दैट दे हैव बॉडी सरफेस विच ऑल्सो एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस। इसके साथ साथ गिल्स जो हैं वो हमें एकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा में देखने को मिल रहे हैं। गिल्स वाली रेस्पिरेशन को बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। गिल्स वाली रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ये बात क्लियर है। देन सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन हमारे पास एनेलिडा में क्लोज्ड, ओपन, 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 ठीक है। तो क्लोज्ड एक में आ रही है, कौन है? एनेलिडा। एनेलिडा के भी हिरुडिनेरिया जो क्लास है उसके अंदर ये ओपन आ रही है। हिरुडो हो गया, हिरुडिनेरिया हो गया, उनमें ओपन है। नेरीज, फेरेटिमा, इन सब में क्लोज्ड है। देन आर्थ्रोपोडा में ये सभी में ही ओपन होती है विद द कैविटी कॉल्ड हेमोसील। जो इनकी सीलोमिक कैविटी है उसमें हेमोलिम्फ मूव कर रहा है, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? हेमोसील। मोलस्का में ये ओपन है बट क्लोज्ड है। उसकी एक सब ग्रुप, एक टेक्सा में, विच इज फेलोपोडा। फेलोपोडा में आ जाते हैं जैसे लोलेगो जिसको स्क्विड बोल देते हैं, ऑक्टोपस जिसको हम डेविल फिश भी बोल देते हैं, और साथ ही साथ सेपिया जिसको हम कटल फिश भी बोल देते हैं। इन सभी में आ जाता है। देन आ जाता है एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा कुड बी ओपन एंड इट इज प्रेजेंट इन हेमल एंड पेरीहेमल सिस्टम, राइट। हेमल पेरीहेमल सिस्टम क्या होता है आगे चल के समझते हैं। देन इन केस ऑफ हेमिकोडेटा इट इज अगेन ओपन। हेमिकोडेटा में ये अगेन क्या है? ओपन। एक्सक्रीशन अगर हम बच्चे बात करें एनेलिडा में नेफ्रीडिया के थ्रू होती है। आर्थ्रोपोड्स में माल्फिजियन टिब्यूल जो 150 से लेकर 200 तक माने जाते हैं ब्लाइंड ट्यूब्स होती हैं विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन मिड एंड हाइंड गट. These are yellowish in color and they help to excrete urea. Similarly, on the antennary glands there is presence of green color glands which are called green or antenna glands. And in case of leg का जो पहला पार्ट होता है base coxa, उसके ऊपर होता है coxal gland. These all help in excretion. Majorly they excrete uric acid, and in certain organisms they also excrete ammonia. It depends whether they are in aquatic habitat or terrestrial. Terrestrial में uric acid, and in case of aquatic habitat they will be excreting the ammonia. Then अगर हम बच्चे बात करें in case of mollusk there is organ of Bojanus, Cabers organ, pericardial gland भी जिसको बोलते हैं. This pericardial is not related to heart. It is the other name of Cabers gland which is present in Unio. And Tenidia, gill जो इनका है Tenidia, that is also helpful in the excretion. बात clear? Echinodermata do not have certain structure. They help to get this function done with the help of their वाटर वेस्कुलर सिस्टम. ये क्या होता है ये आगे चल के समझेंगे. ट्यूब फीड्स वगैरह का स्ट्रक्चर होता है एकाइनोडर्मेट्स में, और इन्हीं के हेल्प से एक्सक्रीशन में भी हेल्प ले रहे होते हैं. हेमिकोडेटा में एक स्पेशल स्ट्रक्चर है प्रोबोसिस ग्लैंड. ये प्रोबोसिस ग्लैंड से हेल्प लेते हैं. देन नर्वस सिस्टम की बात करें एनेलिडा में ये पेयर्ड वेंट्रल सॉलिड एंटीरियर नर्व रिंग है जो हमने आगे पहले ही डिस्कस कर लिया वो वाली स्ट्रक्चर. सेम स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है आर्थ्रोपोडा में, और सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मोलस्का में विद bit complex structure. In case of mollusca there is presence of 4 paired ganglions. They are present in head, they are present in visceral hump, they are present in digestive system, they are present in the foot. So this is the structure which is spread out through their body. In the case of echinodermata there is again ring nerve and there is radial nerves. There is a ring nerve in the center and in each arm हम देखते हैं ना starfish जैसे 5 arms होती है, पांचों arms में एक एक radial nerve भी देखने को मिलती है. Hemichordata, it is a network structure. It is not a very complex type of structure because these organisms are very less developed. They are primitive according to their stature. बात clear? Receptors हम देखते हैं. In case of Annelida, photoreceptor है, tactile receptor है, chemoreceptor है. आर्थ्रोपोड में भी आईज एनेटिना आ चुके हैं. एनेटिना के साथ जो है प्रोप्राइटरी, यानी कि प्रोप्राइटरी मतलब टच का सेंस है और साथ साथ ऑल्फेक्शन का सेंस है. मोलस्का में ऑस्फोरेडियम है, केमोरिसेप्टर. ये हेल्प करता है फूड को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने में. कौन सा खाना खाना है कौन सा नहीं खाना, इस चीज में कौन हेल्प कर रहा है हमारे पास मोलस्का. देन देयर इज आईज विच आर फोटोरिसेप्टर, और फोटोरिसेप्टर में ये है ओमेटोफोर जो हेल्प करता है टू सेंस वेदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ light or not. In certain of the mollusca there is very well developed structure of retina also. बात clear है. Then in case of echinodermata there are neurosensory cell. In case of hemichordata senses are depleting because ये दोनों जो organism है ये आगे चल के प्रोग्रेस नहीं की, ये रिग्रेस किए हुए ऑर्गेनिज्म है. इनके अंदर हमें देखने को मिलता है रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है. बात क्लियर. रिप्रोडक्शन हम देखते हैं एनेलिडा में बाइसेक्सुअल होती है, नेरीज एग्जाम्पल है. एक्सटर्नल होती है, नेरीज एग्जाम्पल है.
वैसे मोस्टली बाइसेक्सुअल होती है, नेरीज के अंदर यूनिसेक्सुअल है, एक्सटर्नल नेरीज में है, इंटरनल लीच में है। बात क्लियर? तो ये डिपेंड करता है इन ऑर्गेनिजम्स पे। एक्सटर्नल इंटरनल दोनों रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन दिखा रहे हैं। रिप्रोडक्शन में बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल दोनों है। जनरली एनिलिडा को हम क्या मानते हैं? दे आर बाइसेक्सुअल। वो दोनों ऑर्गेनिज्म एक में ही होंगे, जैसे अर्थवर्म एंड नेरीज। In case of arthropod, they are generally unisexual, male and female are separate. They do have sexual dimorphism. We can differentiate between a drone and a क्वीन हनी बी और अ वर्कर हनी बी। तो ये हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कर सकते हैं, इनमें ये चीज प्रेजेंट है। प्लस देयर फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे डू नॉट परफॉर्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। Then in case of mollusk, they are unisexual or bisexual. They could perform external as well as internal fertilization. Internal fertilization is present in terrestrial form because there is no medium such as water. And in case of aquatic forms, they perform external fertilization because they have a water as a medium for meeting the sperm and ova. Sperm और ova को meet करने के लिए जब हमने एक medium दे दिया पानी, तो उस वजह से फर्टिलाइजेशन कैसी है? एक्सटर्नल। पर जब ये मीडियम नहीं है तो मेल को अपना जो स्पर्म है और फीमेल को जो ओवा है उन दोनों को आपस में मीट करवाने के लिए एक स्पेस चाहिए, और वो जनरली इंटरनल साइड ऑफ द फीमेल बॉडी होता है। इसके बारे में हम कॉकरोच वाले चैप्टर में भी पढ़ते होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हाउ अ मेल कॉकरोच डिपॉजिट्स इट्स स्पर्म्स इन द स्पर्मेथिका ऑफ फीमेल कॉकरोच, और वो दोनों बाद में फर्टिलाइज होकर इंटरनली कैसे बाहर एक्सटर्नली डेवलप करते हैं, राइट? In case of Echinodermata, it is again unisexual and external fertilization. In case of Hemichordata, it is again unisexual and perform external fertilization. ये बात क्लियर है? देन हमारे पास इनके अंदर आ जाती है इनकी डेवलपमेंट, स्केलेटन, डिस्टिंक्टिव फीचर और एग्जांपल्स। ये हमारे वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनेलिडा के अंदर डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है अर्थवर्म के केस में, इनडायरेक्ट होती है ट्रोकोफोर लार्वा इन केस ऑफ नेरीज विच इज कॉल्ड सैंडवर्म। देन इफ यू टॉक अबाउट दी आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में डायरेक्ट होती है स्पाइडर में, इनडायरेक्ट होती है मॉस्किटो में, और ये शो करते हैं बहुत अलग अलग टाइप की मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस होती है फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें लार्वा एडल्ट बनता है, और ये जो मेटामॉर्फोसिस है ये हमें देखने को मिलती है इन दीज ऑर्गेनिज्म बाय वेरियस मीन, पैरोमेटाबोलस, ए मेटाबोलस, राइट, होलो मेटाबोलस, हेमी मेटाबोलस, ये सभी डेवलपमेंट्स होती हैं। मोलस्का जो है बच्चे उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट होती है, इसमें भी ट्रोकोफोर लार्वा है। तो ट्रोकोफोर लार्वा मोलस्का और एनेलिडा दोनों में प्रेजेंट है, जिससे ये कनेक्टिंग लिंक बनता है कि ये दोनों के दोनों फाइलम हिस्ट्री में किसी एक कॉमन एंसेस्टर से ही डाइवर्ज होते हुए बने हैं। ये एवोल्यूशनरी लिंक है दोनों फाइलम्स के बीच। ये बात क्लियर है? आगे बच्चे अगर हम बात करें, हमारे पास आगे आ जाता है एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा में भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, और लार्वा जो है वो हमें कई सारे देखने को मिलते हैं, जैसे एस्टेरिस में देखने को मिलता है बाइपिनेरिया, ऑफ्यूरा में ऑफीप्ल्यूटे। देन अगर हम बात करें हेमिकोडेटा में अगेन इनडायरेक्ट है विद द हेल्प ऑफ टॉर्नेरिया लार्वा, टॉर्नेरिया लार्वा। ये बात क्लियर है? स्केलेटन एनेलिडा में जनरली स्केलेटल स्ट्रक्चर में बाहर ऐसा कुछ होता नहीं है, पैरापोडिया वगैरह के स्ट्रक्चर होते हैं, वो हम डिस्टिंक्ट फीचर्स में पढ़ेंगे। देन अगर हम बच्चे बात करें इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड, देयर इज स्पेशल एक्सोस्केलेटन कॉल्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। इसकी प्लेट्स को बोलते हैं स्क्लेराइट प्लेट्स। ये स्क्लेराइट प्लेट्स जो होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्लस काइटिन प्लस अदर स्ट्रक्चर्स लाइक यूरिक एसिड एंड ऑल, उन सभी के कॉम्बिनेशन से बनती हैं विच आर हार्डन्ड प्लेट्स, ठीक है। देन मोलस्का में कैल्केरियस शेल हमें देखने को मिलती है। कैल्केरियस शेल जो है यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। एक्सटर्नल जनरली हमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल देखने को मिलती है, इंटरनल इन केस ऑफ सेपिया, एंड फर्टिलाइजेशन या स्केलेटन जो है वो एब्सेंट देखने को मिलता है इन केस ऑफ ऑक्टोपस। देन अगर हम बच्चे बात करें इन केस ऑफ एकाइनोडर्मेटा, इट इज अगेन एंडोस्केलेटन। यहाँ याद रखना ये एंडोस्केलेटन, स्केलेटन अंदर वाली साइड है, और ये किसका बना हुआ है? कैल्केरियस ऑसिकल्स। इसीलिए हम इसको स्पाइनी स्किन बोलते हैं, इसकी स्किन के ऊपर स्पाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं कैल्केरियस ऑसिकल्स के। हेमिकोडेटा में एज सच कोई भी एक्सोस्केलेटन या एंडोस्केलेटन हमें देखने को नहीं मिलता। डिस्टिंक्टिव फीचर्स देखना, डिस्टिंक्टिव फीचर्स में हम देखेंगे एनेलिडा में एक सिटिलम बनता है,
सिटिलम बेसिकली क्या है, अर्थवॉर्म के बाहर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसीलिए हम इसको रिंगवॉर्म भी बोल देते हैं अर्थवॉर्म को। इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर जो है कोकून बनता है। सिटिलम जो है वो सेगमेंट्स का कॉम्बिनेशन है जहाँ कोकून बनेगा और इस कोकून में फर्टिलाइज्ड एग्स जो है वो कैरी होते हैं, राइट। यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है और उससे ये कोकून बनने में हेल्प करता है अर्थवॉर्म में, लीच में। पैरापोडिया लोकोमोशन के लिए स्ट्रक्चर्स हैं। पैरा मीन्स पैरापोडिया, देन देयर आर फॉर लोकोमोशन, देन देयर इज हेट्रोनेरिस सेक्सुअली मैच्योर फॉर्म ऑफ द नेरिस व्हिच इज प्रेजेंट। आर्थ्रोपोडा में हम देखते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, मेटामॉर्फोसिस होती है इंसेक्ट्स में, मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग होता है जो इनकी काइटेनियस प्लेट्स का शेल बन रहा है उसको रिमूव करना, एक्डाइसिस करता है। एक्डाइसिस मोल्टिंग एक ही चीज है। और इसका हार्मोन जो है वो होता है एक्डाइसिन। एक्डाइसिन हार्मोन प्रमोट्स मोल्टिंग। wherever there is another hormone called juvenile hormone JH, JH जो है वो जो है मोल्टिंग को कम करता है। मोल्टिंग को बढ़ाता कौन है, एक्डाइसिन। मोल्टिंग को इनहिबिट कौन करता है, जुवेनाइल हार्मोन। और इन दोनों की हेल्प से मल्टीपल मोल्टिंग की स्टेजेस से होते हुए लार्वा एडल्ट फॉर्म को ग्रैब करते हैं। जैसे कॉकरोच में हम देखते हैं 13 बार मोल्टिंग होती है, मतलब 13 बार वो अपनी जो शेल है उसको रिमूव करेगा और दोबारा ग्रो करेगा, राइट। देन अगर हम बच्चे बात करें, दे आर कनेक्टिंग लिंक between Annelida and Arthropoda like Peripatus, and there is certain organism like Limulus which are called living fossil, और इनको हम किंग क्रैब भी बोल देते हैं, राइट। क्यों बोलते हैं इसको बच्चे, लिविंग फॉसिल का मतलब है जो बहुत सालों से अनचेंज्ड है, यानी उसकी एक लीनिएज कंटिन्यू करती जा रही है। स्ट्रेटेजेनेसिस है जिसके अंदर हमें एक ही लीनिएज आगे चलती चलती दिखती जा रही है, लीनिएज में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। और ये हमें किस में देखने को मिलता है, आर्थ्रोपोडा में। किस में देखने को मिलती है, आर्थ्रोपोडा में। मोलस्का के अंदर हम देखते हैं कैलकेरियस शेल है जो मेंटल जो है सिक्रीट करती है, सिक्रेटेड बाय मेंटल, एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ इंक ग्लैंड, जेट प्रोपल्शन इन केस ऑफ स्फेलोपोड्स, एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ पर्ल फॉर्मेशन इन केस ऑफ पिनेक्टाइडा। जो पर्ल्स देखते हो ना आप, व्हाइट कलर के मोती होते हैं, वो कौन बनाता है, पिनेक्टाइडा, जिसको पर्ल ऑयस्टर भी बोल देते हैं। सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ नियोप्लेनिया, एंड नियोप्लेनिया इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड mollusca. Neoplenia is also considered a connecting link between Annelida and mollusca. It is considered a living fossil. It is considered a living fossil. Then Echinodermata, they have water vascular system also called as ambulacral system. ये बेसिकली सीलोम का ही मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, एक ट्यूब फीट होता है और एक हमारे पास मेड्रोपोराइट होता है। जो यहाँ पर हमारे पास मेड्रोपोराइट है और जो ये ट्यूब फीट है उसमें क्या होता है, मेट्रोपोराइट से पानी अंदर जाता है, रिंग कैनाल से होते हुए, रेडियल कैनाल से होते हुए ट्यूब फीट तक पहुंचता है, ट्यूब फीट से प्रपोल्ड होता है, जिसकी वजह से पानी बाहर आता है और ऑर्गेनिज्म ऊपर उठ पाता है। ड्यू टू दिस दे हैव द फंक्शन ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर। जैसे ये हमें फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है, ये फंक्शन जो एकाइनोडर्मेट्स का ये देखेंगे, प्लस कैप्चर को होल्ड करने में, प्रे को होल्ड करने में, कैप्चर करने में हेल्प करेगा, प्लस ये लोकोमोशन में हेल्प करेगा, ठीक है। इसी का एक सिस्टम होता है हेमल एंड पेरीहेमल सिस्टम। इसी का एक सिस्टम क्या होता है, हेमल एंड पेरीहेमल सिस्टम। देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्पाइन्स एंड पेडिसलेरे व्हिच इज द कटिंग apparatus present in this organism. Then there is Echinodermata, Hemichordata. Hemichordata को हम टंग या एकॉनवॉर्म भी बोल देते हैं। Their body is divided into proboscis, collar and trunk, and they are a connecting link between non-chordate and chordate. ये क्या होते हैं, connecting link होते हैं between non-chordate and chordate. इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स ध्यान से देखना। ये एग्जांपल्स में हमारे पास फेरेटिमा आता है विच इज नॉर्थ इंडियन अर्थवॉर्म, नेरीज आता है विच इज क्लैम और सैंडवॉर्म, हिरुडिनेरी आता है जिसको हम लीच बोल देते हैं, हिरुडो भी एक एग्जांपल आता है। ये तीनों तो आपको आने चाहिए। फिर इसके अलावा दो आ जाते हैं, एफ्रोडाइट विच इज सी माउस, इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, एंड कैटोपटेरस विच इज पैडल वॉर्म। कैटोपटेरस अगर आप नहीं भी याद करोगे चल जाएगा, पर एफ्रोडाइट, हिरुडिनेरिया, नेरीज, फेरेटिमा ये आपको याद होनी चाहिए। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में पेलेनोम, प्रॉन जनरली नहीं पूछा जाता, प्रॉन ही लिखा आता है। लेपिज्मा, सिल्वर फिश, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। सिल्वर फिश जो है इट इज नॉट ए फिश, इट इज अ आर्थ्रोपोड। लोकास्टा, लोकास्टा जो है लोकस्ट बोल देते हैं। लोकास्टा की एक खास बात क्या है, इट इज कंसिडर्ड अ ग्रीगेशियस पेस्ट। पेस्ट का मतलब ये झुंड में, ग्रीगेशियस मींस झुंड में आने वाला, कॉलोनियल होने वाला, ऐसा एक पेस्ट है जो हमें बहुत ज्यादा परेशान करता है। फिजिकली डायरेक्टली हार्म नहीं करता बट परेशान करता है। दिस इज द लोकास्टा, लोकस्ट। देन देयर इज पल्मिनस विच इज स्कॉर्पियन, क्यूलेक्स, एडिस एंड एनोफिलिस, दीज आर द मॉस्किटोज विच एक्ट एज अ वेक्टर ऑफ डिसीज। किसी भी पैथोजन को फैलाने में मदद करती है। जैसे
क्यूलेक्स हुआ, एडिस हुआ, एनोफिलीज हुआ, ये अलग अलग डिसीज को फैलाते हैं। जैसे हम फीमेल एनोफिलीज की बात करें, मलेरिया फैलाने में हेल्प करते हैं, प्लाज्मोडियम को इन्फेक्ट करवाने में हेल्प करता है। सिमिलरली हम क्यूलेक्स और एडिस को जब देखते हैं तो ये भी अलग अलग डिसीजेज में हेल्प करते हैं, चाहे डेंगू हुआ, चाहे हमारे पास फ्लायरिसिस हुआ, इन सभी को हेल्प कर रहे हैं। मॉस्किटोज में के बाद आ जाता है एपिस। एपिस होती है हनी बी, ये टीजस हमारे लिए इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट और ऑर्गेनिज्म। हनी बी से हमें हनी मिलता है, वैक्स मिलती है, रॉयल जेली मिलती है, ये सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। साथ ही साथ ये पॉलिनेशन को बढ़ाता है। बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स इज दी सिल्क वॉर्म। बॉम्बिक्स सिल्क वॉर्म से हमें जो है सिल्क देखने को मिलती है, और यही जो सिल्क है ये हमारे हेल्प करती है, जो हमें इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियली यूज आती है फॉर क्लोथिंग आइटम्स। प्लस देयर इज लेसिफर विच इज लैक इंसेक्ट, लाख की चूड़ियाँ होती हैं। जो ये लैक्सिफर होता है इसी से हमें लैक मिलता है, और लाख की चूड़ियाँ बनती हैं। लैक इंसेक्ट इट इज ऑल्सो कमर्शियल इंपॉर्टेंट। तो ये तीनों कमर्शियल इंपॉर्टेंट में याद रखने हैं, ये वेक्टर में याद रखना है। लोकस्टा को हमने याद रखना है इन केस ऑफ वेक्टर। प्लस किंग क्रैब को हमने याद रखना है, लिमुलस को याद रखना है एज अ लिविंग फॉसिल। बात क्लियर है? देन मोलस्का, मोलस्का में आ जाता है पाइला। पाइला को हम एप्पल स्नेल भी बोल देते हैं। काइटोन, काइटोप्लेरा। एप्लेजिया, एप्लेजिया को हम सी हेयर बोल देते हैं। यूनियो, यूनियो फ्रेश वाटर हमारे पास में मसल आ जाती है। पिनेक्टाडा, पर्ल ऑयस्टर बोल देते हैं। ऑस्टेरा, ऑयस्टर। सेपिया, कटल फिश। एंड देन देयर इज ऑक्टोपस, डेविल फिश। नेटिलस, टाइगर शेल। एंड डेंटेलियम, एलिफेंट टस्क शेल। डेंटेलियम एलिफेंट टस्क शेल क्यों? क्योंकि ये टस्क, जो एनिमल का टस्क होता है वैसा दिखता है, जैसे हम शंख देखते हैं ना, तो लगभग उस टाइप का थोड़ा अपीयरेंस होता है इसका। डेंटेलियम जिसको बोल देते हैं एलिफेंट टस्क शेल। इसके अलावा आपको याद रखना है पाइला जो है वो प्रॉपर शंख ही वाला होता है। एप्पल स्नेल जो इसको हम बोल रहे हैं, इसमें आपको एक पिनेक्टेडा याद रखना है जो पर्ल ऑयस्टर है, जिसमें से पर्ल्स बनते हैं। इसमें क्या होता है, मेंटल जो है कैलकेरियस शेल ऊपर क्रिएट करता है किसी भी डस्ट या किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट के ऊपर, और उसी से पर्ल्स बनते हुए दिखते हैं। साथ ही साथ एक होता है लॉलिगो। लॉलिगो को बोलते हैं स्क्विड। क्या बोलते हैं बच्चों? स्क्विड। वो भी आपको याद रखने हैं। इन सभी नाम्स को आपको याद करना जरूरी होता है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको याद करने का पैटर्न है क्या? पहला याद करो पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, नाइडेरिया, तीनों को। फिर याद करो एस्के हेलमिंथिस, एनेलिडा, प्लेटी हेलमिंथिस, तीनों को। फिर आप याद करो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इन दोनों को। और लास्ट में आप याद करो काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा को। और फिर आप याद करो अलग से कॉर्डेटा को। इन सभी को बार बार रिवाइज करोगे। रिवाइज करते करते आप 3 से 4 बार अगर इसको लिख के देखोगे तो आपको 5वीं बार तक आधे नाम याद हो जाते हैं। और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप इस पूरे चैप्टर के इन नामों को धीरे धीरे याद कर सकते हो। याद करने के लिए आप इनकी फोटोज जो है उनको जरूर विजुअलाइज करते रहें साथ साथ पे। आजकल सभी बच्चे जो है मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, राइट? उसको सही पर्पस में भी यूज करके देखो। क्या करो, जो भी आपको नाम आ रहा है उसको याद करके उसको आप साथ साथ मोबाइल पे सर्च करो, एक बार उसकी फोटो देखो, उससे उसकी मेमोरी बनाने की फॉर्म करो। जब आपकी इमेज बेस्ड मेमोरी बन जाती है ना, तब आपको चीज़ें याद करनी थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। क्लियर? तो आप इनकी मेमोरीज बनाकर रखें, इनको याद करके रखें, जिससे आपको ये पेपर में फ्री के नंबर दे सके। जब आपको ये एक बार याद हो गए ना, फिर आपको ये बहुत आसानी से डिस्टिंग्विश होते हैं, और इसमें से पेपर में नंबर लाने सबसे ज़्यादा ईजी रहते हैं। क्या ये बात क्लियर है? देन हमारे पास एकाइनोडर्मेटा आता है। एकाइनोडर्मेटा स्पाइनी स्किन्ड एनिमल है, जिसके अंदर एस्टेरिस आ जाती है, स्टारफिश, ओफ्यूरा आ जाता है, ब्रिटल स्टार, एकाइनस आ जाता है, सी अर्चिन, क्यूकुमेरिया आ जाता है, सी कुकुम्बर, एंटीडोन आ जाता है, सी लिली। ये बात क्लियर है? देन हेमिकॉर्डेटा, जिसमें ब्लेनोग्लोसिस, सैकोग्लोसिस आ जाता है। इनको टंग वॉर्म बोलते हैं, क्योंकि इनकी अपीयरेंस में क्या होता है, एक प्रोबोसिस जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम टंग की तरह देखते हैं। फिर कॉलर होता है, कॉलर के बाद एक टेल्ड स्ट्रक्चर होता है, तो इसकी अपीयरेंस होती है जैसे टंग स्टार्टिंग में प्रेजेंट है, तो इसको टंग वॉर्म भी बोल देते हैं। ये बात क्लियर है? तो अब हमने आगे स्टार्ट करना है कॉर्डेटा से, लास्ट फाइलम है। अगर हम कॉर्डेटा की बात करें तो कॉर्डेटा के अंदर याद रखना, कॉर्डेटा इज राइट नाउ दी डोमिनेटिंग फाइलम, जो सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। कॉर्डेटा में ह्यूमंस आते हैं और ह्यूमंस इस प्लेनेट को डोमिनेट कर रहे हैं। कॉर्डेटा के कुछ बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं जो कॉर्डेट एनिमल्स हैं। क्या कैरेक्टर्स हैं इनका? सबसे पहला कैरेक्टर होता है कि इनके अंदर नर्व कॉर्ड जो है वो बॉडी के डॉर्सल साइड पे है। नॉन कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी थी, लेकिन इन केस ऑफ कॉर्डेट इट इज ऑन द डॉर्सल साइड। सेकंड, देयर इज प्रेजेंस ऑफ ए नोटोकॉर्ड। देयर इज प्रेजेंस ऑफ ए नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है कि इलास्टिक स्ट्रक्चर है जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और इस सॉलिड नोटोकॉर्ड की वजह से बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। थर्ड फीचर इज दी पोस्ट एनल टेल। जहां पे एनस है उस ओपनिंग के बाद, एनल ओपनिंग के बाद कुछ पार्ट एक्सटेंड होता है, पोस्ट एनल टेल जिसको बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरिंग्स की गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं।
इसके अलावा एक फिफ्थ पॉइंट हम देख सकते हैं जैसे कि वेंट्रल हार्ट, हार्ट की जो पोजीशन है वो वेंट्रल होगी टू द गट, वेयर एज इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट्स वी विल सी दैट इट इज ऑन द डॉर्सल साइड। ये बात क्लियर है। ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक कॉर्डेट एनिमल के। कॉर्डेटा के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं सब फाइलम्स, कॉर्डेटा के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं सब फाइलम्स, ठीक है। ये जो सब फाइलम्स है इसके अंदर हमारे पास एक आ जाता है यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और एक आ जाता है वर्टेब्रेटा, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा उन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है जिनके लार्वा स्टेज के अंदर सिर्फ टेल के अंदर हमें जो है नोटोकॉर्ड देखने को मिले, बाकी स्ट्रक्चर में ना हो। सिफेलोकॉर्डेटा वो है जो हेड टू टेल पूरी बॉडी के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट और पूरी लाइफ प्रेजेंट रहे। वर्टेब्रेट वो हैं जहां पर नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाए विद द वर्टेब्रल कॉलम विच कुड बी आइदर कार्टिलेजिनस, इट कुड बी आइदर बोनी। ये बात क्लियर है, ये आपको याद रखना है। अब हम इनके अंदर आगे देखते हैं, ये हमारी आगे डिवीजन आ जाती है कैसे। प्रोटोकॉर्डेटा विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ यूरोकॉर्डेटा प्रोकॉर्डेटा, दीज ऑल आर वर्टेब्रेटा, ठीक है। जो वर्टेब्रेटा है इसकी एक इंफ्राफाइलम है एग्नेथा, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है साइक्लोस्टोमेटा। क्या आ जाता है? साइक्लोस्टोमेटा। और दूसरी इंफ्राफाइलम है ग्नेथा। एक है इंफ्राफाइलम एग्नेथा जिसके अंदर क्लास आ जाती है साइक्लोस्टोमेटा। एक इंफ्राफाइलम जिसको एनसीईआरटी डिवीजन बोलती है। एनसीईआरटी क्या बोलती है? डिवीजन, बट एक्चुअल है क्या ये? इंफ्राफाइलम। ये इंफ्राफाइलम ग्नेथा के अंदर एक आ जाता है कॉन्ड्रिक्थीज, एक आ जाता है ऑस्टिकथीज। कॉन्ड्रिक्थीज ऑस्टिकथीज आ जाते हैं पाइसिस से, जो फिशीज हैं, ठीक है। इनके अंदर हम क्या देखते हैं कि ये ग्नेथा के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर हम टेट्रापोड्स नहीं देख पाते, लिम्स वाले हैं। दूसरा आ जाता है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा के अंदर हमें देखने को मिल जाता है एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव, मैमल। तो इस तरह से डिवाइड होता जा रहा है। अगर हम देखें तो सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स आ रहे हैं। सुपर क्लास स्पाइसिस के अंदर कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्ट्रिक्थीज आ रहे हैं। अब इनके हैबिटेट देखें। प्रोटोकॉर्डेटा इज एक्सक्लूसिवली मरीन बट इट इज नॉट ए फाइलम, इट इज अ सब फाइलम। तो क्वेश्चन में अगर फाइलम के पर्सपेक्टिव में पूछा जाए तो कॉर्डेटा इज मरीन, इट इज फ्रेश वाटर, इट इज टेरेस्ट्रियल, इट इज एरियल। बट अगर बोला गया टैक्सा के प्रोस्पेक्ट से तो आपको याद रखना है प्रोटोकॉर्डेटा, चाहे वो यूरोकॉर्डेटा चाहे वो स्फेलोकॉर्डेटा, दोनों के दोनों क्या एक्सक्लूसिवली मरीन, दोनों के दोनों क्या एक्सक्लूसिवली मरीन। Cyclostomata could be marine, could be fresh water. Chondrichthyes are generally marine. Osteichthyes could be marine or fresh water. And amphibia की अगर हम बात करें, it is fresh water or terrestrial. It is fresh water or आगे अगर हम बात करें एम्फीबिया की, दिस इज फ्रेश वाटर ऑल्सो, टेरेस्ट्रियल ऑल्सो. Reptiles are truly terrestrial organisms. Then aves, aerial, could be terrestrial, and mammals are generally terrestrial but could be aquatic also. There are few mammals which are aquatic. ये बात clear है. Even aerial also, right?
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सभी में ऑर्गन सिस्टम होगा, ये सभी का सेम रहेगा। नोटोकॉड अगर हम देखेंगे तो यूरोकॉर्डेटा में लार्वा में देखने को मिलती है, सिफेलोकोडा में लाइफ लॉन्ग है। In case of cyclostomata, it remains present. In case of chondrichthyes, it is cartilaginous vertebrae. Osteichthyes, amphibian, reptiles, aves and mammal, इनमें बोनी वर्टेब्रे बन जाती है, रिप्लेस हो जाती है, राइट। आपको एक चीज याद रखनी है कि सभी वर्टेब्रेट्स के अंदर जो है वो नोटोकॉड रिप्लेस नहीं होती, इट रिमेन्स इन केस ऑफ साइक्लोस्टोमेटा लाइफ लॉन्ग परसिस्टेंट रहती है। इसी वजह से हम क्या मानते हैं दैट इन नॉट ऑल वर्टेब्रेट्स द नोटोकॉड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टेब्रल कॉलम, देयर आर फ्यू एक्सेप्शन टू दिस। ये बात क्लियर है। नर्व कॉर्ड अगर हम बात करें तो डॉर्सल है, होलो है, एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक इज सेम इन ऑल द अक्रॉस द फाइलम, बिकॉज हम क्या देखते हैं ये इसका एक यूनिक एक्सप्रेसिव कैरेक्टर है, राइट। देन गिल स्लिट्स मैनी फॉर फिल्टर, दे आर प्रेजेंट इन ऑल दीज स्ट्रक्चर्स। अगर हम बात करें होता क्या है, एम्फीबिया में लार्वा में रहती हैं, रेप्टाइल्स में प्रेजेंट रहती हैं और बाकियों में एम्ब्रियोनिक रहती हैं। तो ये जो है डिपेंड करता है कि किस स्टेज में, बट ये प्रेजेंट होंगी और ये फिल्टर फीडिंग करती हैं, यानी फिल्टर करती हैं पानी को और उसमें से जो भी चीजें खा सकते हैं उसको फीड आउट करती रहती हैं। बॉडी कवरिंग यहाँ पे ट्यूनिसिन की होती है। ट्यूनिसिन क्या है, इट इज एनिमल सेलुलोज, तो ये याद रखनी है। दिस इज सीन इन केस ऑफ यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिसिन टेस्ट भी बोल देते हैं इसको, ये हमें देखने को मिलती है यूरोकॉर्डेटा में। इन केस ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा देयर इज नो एज सच इज प्रेजेंट, सो इट इज एब्सेंट। आगे अगर हम बच्चे बात करें साइक्लोस्टोमेटा में स्लाइमी स्किन होती है। कॉन्ड्रिक्थिस में प्लेकॉइड स्केल होता है। प्लेकॉइड स्केल कुछ इस तरह का स्केल है जो हमें देखने को मिलेगा। साइक्लॉइड स्केल जो होते हैं, राइट, और जो टिनॉइड स्केल जो होते हैं ये हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ ऑस्ट्रिक्थिस। एम्फीबियंस के अंदर मॉइस्ट स्किन प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन भी करते हैं। रेप्टिलिया के अंदर ड्राई कॉर्निफाइड स्किन है और एव्स के अंदर फेदर्स हैं एंड जनरली ग्लैंड्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। इन केस ऑफ मैमल्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ हेयर एज द बॉडी कवरिंग। ये बात क्लियर है, तो ये खास बात है। हेयर इज अ यूनिक फीचर ऑफ ए मैमल, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो बच्चे, देन आगे आ जाते हैं हमारे पास इसके आगे कैरेक्टर्स और एग्जांपल्स। अगर हम अगले कैरेक्टर्स में देखें तो एंडोस्केलेटन, नोटोकॉड होती है प्रोटोकॉडेटा यूरोकॉडेटा में, कार्टिलेज की होती है किनेथा में, कॉन्ड्रिक्थिस में कार्टिलेज, बोन आगे सभी में प्रेजेंट होती है और एव्स के अंदर होती है न्यूमेटिक बोन। न्यूमेटिक का मतलब होता है होलो। इनकी बोन्स के अंदर बोन मैरो नहीं होती, कारण इनकी बोन को हल्का रखना जरूरी है जिसकी वजह से ये फ्लाई कर पा रहे। ये बात क्लियर है। अगर बोन मैरो नहीं होती तो बोन मैरो का फंक्शन कौन करता है, तो बच्चे यहाँ पर एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं ब्रेसा फाइब्रोसिस विच इज प्रेजेंट इन केस ऑफ एव्स। तो इनकी बोन कैसे होती है, होलो होती है, होलो बोन प्रेजेंट है जो इसका खास फीचर है, दैट हेल्प्स टू फ्लाई दिस ऑर्गेनिज्म। मैमलियन बोन जो है वो बोन जो है वो नॉर्मल रहेगी। हार्ट सिंपल रहता है प्रोटोकॉडेटा में। एगनेथा, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस सभी टाइप की जो फिशेज हैं उनमें ये 2 चैम्बर्ड है। एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड है। रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्ड है बट उसका वेंट्रिकल इनकम्प्लीटली पार्शियल होता है, पर सभी में नहीं होता। क्रोकोडिलिया जो फैमिली है, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, घड़ियाल, ये सभी में 4 चैम्बर्ड हार्ट है और एव्स में भी 4 चैम्बर, मैमल्स में भी 4 चैम्बर विद कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। रेस्पिरेशन हम देखेंगे, बॉडी सरफेस फेरिंग्स, बाकियों में जो एक्वाटिक है सभी में गिल्स, एम्फीबिया के लार्वा में गिल्स, एडल्ट में, फ्रॉग में लंग्स। इन केस ऑफ रेप्टाइल्स इट इज लंग्स। एम्फीबिया में एक और चीज याद रखनी है, इट इज ऑल्सो स्किन विच एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड इट इज buccal cavity, buccopharyngeal aspiration is also present. Reptiles, aves and in case of mammal there is lungs, but in case of mammal there is a special type of muscle which is diaphragm, and in case of aves there is presence of air sacs due to which they are able to perform diffusion of gases even during the expiration. ये बात क्लियर है। तो एयर सैक्स की वजह से जो हम देखते हैं एव्स का जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा एडवांस माना जाता है। एक्सक्रीशन, in case of protocodata it is simple glands. In case of Agnatha to the mammals, they are all having kidneys, but the kidney is pronephric in Agnatha. Chondrichthyes and Osteichthyes it is mesonephric. In even amphibia it is mesonephric. In case of reptile it is metanephric. In aves it is metanephric. In case of mammals it is metanephric. Metanephric kidney is present in ram, reptiles, aves and mammals. और मेटानेफ्रिक किडनी के थ्रू यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है रेप्टाइल्स, एव्स में, और मैमल्स में प्रोड्यूस होता है यूरिया। वेयर एज मेसोनेफ्रिक किडनी जनरली जो है यूरिया प्रोड्यूस करती हैं। इन केस ऑफ अगर हम बच्चे बात करेंगे ऑस्ट्रिक्थिस फिशेस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ये बात क्लियर है। इन केस ऑफ एग्नेथा आल्सो अमोनिया। सर्कुलेशन इज जनरली
open or closed type in protochordata. So all chordates do not have closed circulatory system because protochordates may have open circulatory system also, but in case of other all vertebrates will always have a closed circulatory system. तो ये बात आपको याद रखनी है बिल्कुल बच्चे. Then अगर हम बच्चे बात करें, हमारे पास अगला आ जाता है limbs. Limbs are generally absent in case of protochordata, Agnatha. They do not have paired fins. Paired fins are present in chondrichthyes, osteichthyes as fins, and tetrapoda has all these organisms have two pair of limbs. ये बात clear है, tetrapodal limbs. In case of aves, the forelimbs are modified into wings, but in other organisms they remain as a tetrapod limb. In case of certain reptiles, tetrapodal limbs are also absent, like fish, snakes. Similarly, in case of some amphibia, the same condition could be observed. फर्टिलाइजेशन अगर हम देखेंगे तो प्रोटोकोडेटा मोस्टली एक्सटर्नल है, एग्नेथम एक्सटर्नल है, कॉन्ड्रिक्थीज में इंटरनल है, एम्फीबिया में एक्सटर्नल है, राइट. इसके अलावा अगर हम बात करें ऑस्ट्रिक्थीज में एक्सटर्नल है, बट रेप्टाइल, एव एंड मैमल जो टेरेस्ट्रियल हैं, ट्रूली ऑर्गेनिज्म, उनमें इंटरनल है. एक्वेटिक होते हुए भी इंटरनल रखने वाला रेस्पिरेशन जो फर्टिलाइजेशन है वो कौन है? कॉन्ड्रिक्थीज. ये आपको याद रखने. डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट रहती है एग्नेथा तक, और बाद में डायरेक्ट देखने को मिलती है एक्सेप्ट एम्फीबिया. फिशीज में डायरेक्ट डेवलपमेंट है साइक्लोस्टोमेटा को छोड़कर, एम्फीबिया में इनडायरेक्ट है, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल सभी में डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है. सेक्सेस अगर हम देखेंगे तो मोस्टली हर्मेफ्रोडाइट और सेपरेट हमें देखने को मिलते हैं ज्यादातर में, इन केस ऑफ प्रोटोकोडेटा. In case of Agnatha, unisexual, Chondrichthyes unisexual, Osteichthyes unisexual. In case of amphibia, mostly unisexual, and all other are unisexual. टेम्परेचर मेंटेनेंस की अगर हम बात करें बॉडी की, अगर हम ब्लड की बात करें तो ऑल आर कोल्ड ब्लडेड एक्सेप्ट एव्स एंड मैमल्स. एव्स एंड मैमल्स आर होम्योथर्म्स which can maintain their body temperature, but all other organisms cannot maintain body temperature. Thus, they do either hibernation or estivation to prevent their body from getting into an environment which is not supported by their system, right? Then examples की बात करें, यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल एस्कीडिया, साल्पा, डोलिडियम एंड हडमेनिया. लार्वा है इसका एस्कीडियन. जनरल एग्जांपल्स एस्कीडिया और साल्पा आपको याद रखना है, डोलियोलम याद रखना है. सिफेलोकॉर्डेटा होता है ब्रेंकियोस्टोमा, आल्सो कॉल्ड एज एम्फियोक्सिस. एम्फियोक्सिस को लैंसलेट बोल देते हैं. क्यों? क्योंकि दोनों एंड से टेपर होती है, थोड़ी सी दोनों एंड से क्या होती है? टेपर होती है. टेपर यानी तीखी कोनिकल होती है. एग्नेथा में मिक्सिन और टेरोमाइजोन दो आ जाते हैं. इसमें आपको याद रखना है बच्चे, जो टेरोमाइजोन है इट परफॉर्म्स एनाड्रोमस माइग्रेशन. ये सी से फ्रेश वाटर में जाती है अपने एग्स को स्पॉन करने, और वहां जाकर मर जाती है. जो फ्रेश वाटर में एग्स और स्पर्म्स हैं वो फ्यूज करते हैं, और फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनकर जो लार्वा होता है इट अगेन मूव्स बैक टू दी सी. इट इज प्रेजेंट इन टेरोमाइजोन बट एब्सेंट इन मिक्सिन. देन in case of chondrichthyes there is Carcharodon. Carcharodon is white shark. Then there is Trigon, Torpedo. Trigon is stinging ray. Torpedo is electric ray. Scoliodon is dogfish and Pristis is sawfish. तलवार की तरह इसकी जो है कॉनिकल सी हमें माउस पार्ट देखने को मिलते हैं. ऑस्ट्रिक्थीज में आ जाता है एक्सोसीटस. एक्सोसीटस कैन बी फ्लाइंग फिश. हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स. लेबियो, क्लेरिस एंड बेटा there are also present. Claris is called catfish. Pterophyllum is called angelfish. ये बात क्लियर है. देन अगर हम बात करें एम्फीबिया की, एम्फीबिया में राना, बफो, हाइला. हाइला इज कॉल्ड ट्री फ्रॉग, राना इज इंडियन बुल फ्रॉग. इक्थियोफिस इज प्रेजेंट, सैलमेंड्रा इज प्रेजेंट. सैलमेंडर इज सैलमेंडर. इक्थियोफिस इज बेसिकली अ फिश लाइक एम्फीबियन, राइट. Then in case of reptiles there is calots. Calots जो है वो हमें देखने को मिलेगी, right. Then there is alligator. Alligator, crocodilus, crocodile. Hemidactylus. Hemidactylus होता है wall lizard, right. Camelon. Camelon is present, right. Camelon के बाद आ जाता है poisonous snake. Bungarus, Vipera, Naja. नाजा होता है कोबरा. नाजा क्या होता है? नाजा कोबरा. बात क्लियर. देन एव्स. एव्स में आ जाता है कॉर्वस, क्रो को बोल देते हैं. कोलंबा आ जाता है पिजन. देन सिटेकुला. सिटेकुला जो है बच्चे इट इज बेसिकली पैरेट. पावो इज बेसिकली द पीकॉक. देन एपेनोडाइट्स. एपेनोडाइट्स बच्चे इज अ नॉन फ्लाइट बर्ड विच इज पेंगुइन. एंड देन देयर इज ट्रुथियो, ऑस्ट्रिच को हम बोल देते हैं. बात क्लियर. मैमेलिया में ओविपेरस टाइप का एक मैमल आता है जिसको बोलते हैं ऑर्निथोरिंकस. कॉमन नेम होता है प्लेटिपस. क्या नाम होता है? प्लेटिपस. देन आ जाता है मैक्रोपस. मैक्रोपस आ जाता है हमारे पास कंगारू. देन आ जाता है टेरोपस. टेरोपस आ जाता है फ्लाइंग फॉक्स. देन आ जाता है कैमिलस, कैमल. मकाका, मंकी. रेटस, रैट. कैनिस, कैट.
sorry, canis is dog, felis is cat, then elephas is elephant, equus is horse का order होता है Perciodactyla, then there is delphinus is dolphin, then there is Panthera tigris tiger, Panthera leo lion, एंड बेलेनोपटेरा इज ब्लू व्हेल। ये बात क्लियर है? तो ये सारे आपको कॉमन नेम्स आपको आई होप पता होंगे, इन सभी को आपको याद करना है, इन सभी को आप याद कर सकते हैं इजीली, 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो ये धीरे धीरे याद हो जाते हैं। इसमें याद करने का ट्रिक क्या है कि प्रोटोकॉर्डेटा इग्नेथा को एक साथ पढ़ो, कॉन्ड्रिक्थिस ऑस्ट्रिक्थिस को एक साथ पढ़ो, एम्फीबिया रेप्टाइल को एक साथ पढ़ो, एव्स मैमल्स को एक साथ पढ़ो। क्लबिंग करते हुए पढ़ोगे तो याद जल्दी होगा, मिक्स करने के चांसेस कम होंगे। आई होप बच्चों आपको ये वाला टॉपिक सभी को क्लियर होगा। इस टॉपिक के अंदर मेमोरी वर्क थोड़ा सा ज्यादा रहता है, तो इसको मेमोराइज करते रहें, इसको पढ़ते रहें, बार बार रिवाइज करते रहें, राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या जेईई की तैयारी कर रहे हैं। और इस टाइप का रेलेवेंट कंटेंट के लिए कमेंट्स में जो है और लाइक्स में जो है अपना सपोर्ट शो करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड।